बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है बर्फ़ ज़ारों की तितलियाँ और इसकी राइटर है फ़ाखरा जबीन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। बख्त, मुझे लगता है मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। जिस पल माहीन वजदान के सरगोशी भरे लहजे ने ये इंकशाफ किया, ख़ज़ा की सर्द मगर बेरौनक हवा खुश्क पत्तों को दरख्तों की शाखों से जुदा करती बड़ी दूर तक उड़ा ले गई थी। मैंने चौंक कर बड़ी तवज्जो से उसे देखा। वो अपने बेतरतीब घुंघराले बाल कंधों पर बिखेरे जर्द पत्तों में दफन मुर्दा तितलियों को खोज रही थी और अब बड़ी देर से खामोश थी। ये क्या कहा है अभी इसने? मैंने घड़ी भर के लिए सोचा। इसे मोहब्बत हो गई है। माहीन वजदान को मेरे दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर आन पड़ा था। ये बेवकूफ़ सी लड़की जो एक अरसा हुआ अपने माँ बाप के लिए एक मुअम्मा, एक आजमाइश बनी हुई है, भला इसे क्या खबर कि मोहब्बत क्या है? मेरी सोच के तसलसल को एक बार फिर उसकी आवाज़ ने तोड़ा। मैंने बस उसे अचानक ही देखा, सिर्फ एक नज़र। सुबह वॉक करने के लिए निकली थी। आज नहीं, कई दिन पहले की बात है। वो मुझे देखकर ज़रा सा मुस्कुराया था और फिर मेरे सामने से हट गया, शायद मुझे रास्ता देने के लिए। लेकिन बख्त, वो बाद में मुझे भूला ही नहीं। वो खोई खोई सी थी और उसने तुम्हें और इससे तुम समझी कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। मेरा अंदाज किसी हद तक मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन वो संजीदा थी। हाँ, अपनी शहद रंग आंखों में यकीन भर के उसने मुझे यूं देखा कि मैं कुछ कहते कहते भूल गई। उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा नक्श हो गया है दिल पर। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने उसे पहली बार देखा है। और वो मज़ीद कुछ कहने वाली थी कि मैं बेख्तियार ही हाथ झाड़ते हुए बेंच से उठ खड़ी हुई। जाने दो यार, ऐसी अफसानवी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। चलो चलकर कॉफ़ी पीते हैं, अम्मू भी इंतज़ार कर रही होंगी। उसने कदरे बेबसी से मुझे देखा। वो यकीनन इस मौजू पर मज़ीद बोलना चाहती थी, कुछ और शेयर करने की ख्वाहिश मत, लेकिन फिर मज़ीद कुछ कहे बगैर उठ खड़ी हुई। उसकी मुट्ठी में तितलियों के बेजान पर दबे हुए थे और मैं जानती थी इस तरह बहुत सी बातें वो अपने लबों में दबाए खड़ी है। लेकिन मैं मोहब्बत के नाम पर और कुछ सुनना नहीं चाहती थी, खुसूसन माहीन वजदान से। मेरे अंदर का खौफ था, डर सा या गुरेज। लेकिन रास्ते भर उसे दोबारा बोलने का मौका दिए बगैर मैं ही नॉन स्टॉप बोलती रही और वो सुनती रही। हालांकि ये खिलाफ मामूल था, अमूमन माहीन बोलती और मैं सुनती रहती थी, मगर आज न जाने क्यों मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उभर रही थी कि अभी अभी जो कुछ माहीन ने मुझसे कहा है वो भूल जाए। घर जाने तक वो यकसर फरामोश कर दे कि वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है। यहाँ कोई शख्स उसे अभी तक नहीं भूला जिसे उसने आज से कई रोज़ पहले देखा था। और इसी ख्वाहिश की तकमील में मैं यूं ही फजूल बहुत सा बोलती जा रही। माही ने मेरी किसी बात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस चुपचाप मेरे साथ चलती रही। कोई गैर मामूली बात न थी, वो ऐसी ही थी, अपनी कह के ख्यालों में खो जाने वाली। 20 मिनट की वॉक में एक हद के सिवा उसने शायद ही मेरी कोई बात सुनी हो। उसकी सारी तवज्जो जर्द उड़ते हुए पत्तों पर थी और दरख्तों की सूखी टहनियों पर, जो बुलंद होकर आसमान के सीने में गड़ी जाती थी। लेकिन मेरे लिए ये भी गनीमत था कि वो खामोश थी। लकड़ी का फाटक अबूर करते हुए मैंने पलट कर देखा। वो कुछ फासले पर खड़ी अंदर ना आने के लिए माजरत कर रही थी। मैं शाम में दोबारा चक्कर लगाऊंगी, वो अपने मखसूस नर्म धीमे अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गई। तो मैं तवील सांस लेकर बादाम के दरख्तों में घिरी रफिश पर चलती घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली आई थी। अरे, बुलंद बख्त का कहा खासा जानदार था। माली से खुश्क पत्तों की खाद तैयार करवाते हुए अम्मू जान ने खासी नागवारी से बुलंद बख्त को घूरा था। इसमें इतना फिक्रमंद होने वाली कौन सी बात है? हो गई होगी मोहब्बत उसे। ये कोई सोच समझ कर मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली चीज़ तो नहीं। किसी को भी किसी वक्त भी किसी से भी हो सकती है। तुम नहीं जानते ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा जज्बाती लड़की है। एक ऐसी लड़की जो इस मोहब्बत के पीछे दो बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। कुर्सी पर आगे की तरफ झुकते मैंने असहद फिक्रमंदी से कहा, नहीं यार। उसका लहजा बेयकीन था। हाँ ना, सच कह रही हूँ। एक बार वो अपने फादर के किसी अंकल टाइप पार्टनर के पीछे पागल हो गई थी और दूसरी बार वो मुफलिस सा ट्यूटर उसे फंसा बैठा था। आंटी अंकल ने इन दोनों से तो किसी न किसी तरीके से जान चुरा ली, मगर माही को इस क्राइसिस से निकलने में बहुत वक्त लगा। जान तो उसके लिए इतनी अर्जा है कि एक बार टीवी पर ख़वातीन के तशद्दुद के बारे में एक रिपोर्ट पेश की जा रही थी, जिसे देखकर वो इस कदर टेंस हुई कि डिटोल की पूरी बोतल उसने अपने अंदर उंडेल ली। अंकल और आंटी तो बख्तावर, आज क्या बातें ख़त्म नहीं होंगी? अम्मू ने दूर से आवाज़ लगाई। तो मेरी बात अधूरी रह गई। तुम अगर जाकर बावर्ची खाने में झांक आओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मू जान की तंज भरी पुकार पर मेरा मुंह बन गया। आज कुछ नया हो रहा है वहाँ, मैंने बुड़बड़ाते हुए
पलट कर देखा, वो पानी का पाइप लगाए क्यारियों में मसरूफ़ हो चुकी थी। मैं उजलत में दोबारा बुलंद बख्त की तरफ झुकी और मैंने तो मारे डर के उससे ये भी ना पूछ सकी कि वो कौन है, उससे कहाँ मिला और कितनी बार। तो ये सारी बातें जानकर तुम क्या करती हैं? बख्तावर, अम्मू की एक और पुकार। बुलंद बख्त की आधी बात निकल गई। ओफो, एक तो ये अम्मू जान। मैं नाराज़गी से बुड़बड़ाई, फिर उठ खड़ी हुई। रात जब अम्मू सो जाएंगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, तब कॉल करना, फिर सारी बात। क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा बोर्ड सिखाने में? अम्मू जान की नाराज़गी भरी आवाज़ उभरी। अम्मू जान, जा रही हूँ। आज बड़े दिनों बाद अम्मू ने बिरयानी बनाई है। देखती हूँ नाश्ता ने चपातियाँ बना ली हैं तो टेबल पे लगाती हूँ खाना। इतने मज़े की बिरयानी, बस उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। मैंने उजरत में कुर्सी खिसकाई, आगे बढ़ी, मेज़ से टकराई और फिर जाते जाते बुलंद बख्त का पैर कुचल दिया। वो फ़ौरन अपने पैर पे झुका। मैं सॉरी सॉरी कहती किचन की तरफ भागी थी। बचपन से बहुत से साल मैंने और बुलंद बख्त ने पंजाब के गांव में इकट्ठे सरसों के फूल चुनते हुए गुजारे थे। वो मेरी खाला का बेटा भी था और चचा का भी, यानी दोहरा रिश्ता। उम्र में वो मुझसे 2-2.5 साल ही बड़ा था, लेकिन हम दोनों में दोस्ती इंतहा की थी। गाँव का कोना कोना हमारा देखा भाला था। गर्मियों में हम आम के दरख्तों को अपना मस्कन बनाते, सर्दियाँ गन्ने चूसते और भुट्टे खाते हुए गुजरती। हमारा खेल कोई ख़ास नहीं होता था, बस हम लोग बातें बहुत करते थे, दुनिया जहान की बातें, सारे ज़माने की बेतहाशा बातें। और ये बातें कभी ख़त्म होने में ना आती थी। हम भरी दोपहरों में चील के घोंसलों में अंडे खोजते और बोलते रहते। कभी खुश्क ज़मीन पर लहरिएदार लकीरों के ताक़ुब में सांप ढूंढते, ट्यूबवेल के ठंडे यख पानी में पाँव डुबोकर बैठते, या नहर के गंदले पानी में भी कभी कभार दिख जाने वाली मछलियों को गिनते। बातें हमारी हर हाल में जारी ही रहती, हत्ता कि कभी कभार रात के बिस्तर में लेटे लेटे भी अचानक कोई बात याद आ जाती तो मैं बेख्तियार ही उसे पुकार उठती और फिर अम्मू की डांट सुनकर ही लिहाफ में घुसती। हमारी दादी जान, जो अम्मू की सगी फूफो थी, सुना है हमारी निस्बत बचपन में ही तय कर गई थी। हमारा नाम भी उन्होंने खुद ही तजवीज़ किया था। वो बुलंद बख्त था और मैं बख्तावर। बड़े होने पर गोई ये बात दोबारा कभी नहीं दोहराई गई, लेकिन मेरे दिल में दबा बुलंद बख्त की मोहब्बत का बीज अब एक तनावर दरख्त था, जिसकी जड़ें मेरी हर रग के सवाद जवान हुई थी। बुलंद बख्त के सिवा किसी दूसरे मर्द का गुजर भी मेरे ख्वाब से ना हुआ था। हालांकि हम दोनों के बीच कम से कम 15 साल तक समंदर हाइल रहे। जब उसकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई, इस दौरान भी कभी कभार फ़ोन या ख़तो ख़ताबत का रहा रहा, मगर 2 साल कबल ये लोग वापस आए तो सिलसिले फिर वहीं से जुड़े थे। मेरी फैमिली इस दौरान पंजाब के दूर अफ्तादा गाँव से निकल कर यहाँ सरसब्ज पहाड़ों में घिरी वादी में क़याम पजीर हो चुकी थी। वजह अब्बा जान का खुश्क मेवाजात का कारोबार था। यहाँ किसी से भी बहुत करीबी तल्लुकात तो ना कायम हो सके, मगर माहीन वजदात से मेरी मुलाकात का आगाज़ इधर कॉलेज में ही हुआ था। और मुझे याद है जब मैं उससे पहली बार मिली, वो रो रही थी, ज़ारो कतार हिचकियों से, और आंसू उसकी शहद रंग आंखों से एक तसलसल के साथ बहते हुए उसके शफाफ लो देते सुनहरी चेहरे को भिगोए जा रहे थे। उसके पास खड़ी लड़कियां खामोश थी, लेकिन मुख्तलिफ तासुरात चेहरों पर सजाए टिक टिक्की बांधे उसे देख रही थी। इसे क्या हुआ? मैंने एक शनासा तलबा से दरियाफ्त किया। प्रोफेसर कोमल कोई टेस्ट ले रही थी, ये मुहतरमा बैठकर कोई नज़म लिखने लगी। बस उन्होंने खूब ही झाड़ दिया सबके सामने। ओह, न जाने क्यों मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई। मैं दोबारा उसकी तरफ मतवज्जा हुई तो वो बाजुओं में अपनी फाइल भींचे कॉलेज के बैरूनी गेट की तरफ जा रही थी। उसके घुंघराले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे और बड़ी ही शाल का कोना ज़मीन को छू रहा था। वो सर झुकाए जा रही थी और शायद अभी तक रो भी रही थी। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक मैंने उसे कॉलेज में नहीं देखा। किसी से इस्तफसार किया तो पता चला उसने कॉलेज छोड़ दिया है। फिर इस वाक़े के महज चंद दिन बाद मैं उससे दोबारा मिली थी। हम दोनों एक ही लाइब्रेरी में थे, एक ही अलमारी के सामने। हम दोनों ने दफतन एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ाया था। हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर कदरे तजबजब के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। किताब अब मेरे हाथ में थी, लेकिन उसकी नज़रों के हिसार में। वह बहुत दिनों से इस किताब की तलाश में थी। यासियत भरा लहजा वो अपने दोनों हाथ मसल रही थी, यूँ जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ उससे छिन गई हो। मेरे लिए वो किताब सिर्फ़ एक किताब थी, जिसका नाम भी शायद आज पहली बार मैंने पढ़ा था। ये बहुत अच्छी किताब है क्या? मैंने यूं ही इस किताब को उलट पुलट कर देखा। हाँ, मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैंने इसे कई मरतबा पढ़ा है और फिर मेरा दिल चाह रहा है फिर इसे पढ़ूँ। वो अखरोटी रंग के लंबे से कुर्ते में बहुत सादा और मासूम लग रही थी, बाल क्लिप में जकड़े हुए। मुझे यूं ही उसके खूबसूरत चेहरे पे प्यार सा आया तो मैंने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं तो सिर्फ शौक की खातिर ले जा रही थी। तुम्हें ज़रूरत है तो फिर ज़रूर पढ़ो। वाकई? उसकी बेयकीन आंखों में जुगनू से चमके। हूँ, मैंने इस बात पे सर हिलाया। प्लीज़ आप मुझे कि ये किताब इशू करवा दें। मैं अपना कार्ड घर भूल आई हूँ। ज़रूर।
मैंने किताब इशू करवा के उसे थमाई तो लाइब्रेरियन झट से अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये आपने क्या किया? किताब इन्हें क्यों दे दी? क्यों, क्या हुआ? ये मुहतरमा किताब वापस नहीं करेंगी। वो सख्त गुस्से में था। मैंने एक नज़र घबरा कर उसे देखा जो मज़े से लाइब्रेरी का बैरूनी दरवाज़ा पार कर रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेयकीनी से लाइब्रेरियन को देखा। तो बताइए ये नामुमकिन कैसे है? जो किताब इन्हें पसंद आ जाए मुहतरमा हथिया लेती हैं और दुगनी की तिगनी कीमत चुका कर ये जा वो जा। बाद में इस किताब को खोजने की ख्वारी मेरी। जहाँ से भी मिले लाइब्रेरी में रखो ला कर हो ना। इनके पास तो रटाया जुमला होता है। किताब खो गई, अब इस किताब की जिम्मेदार आप होंगी। ये बताए दे रहा हूँ मुकर्रर वक्त पर वापस जमा कराएं वरना मेंबरशिप मनसूख। वो बुड़बुड़ाता हुआ अलमारी में किताबें दुरुस्त करने लगा। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर पछताई। अम्मू जो मेरी अकल के बारे में फरमाती हैं तो कुछ कुछ दुरुस्त ही लगा इस लम्हे, मगर अब क्या हो सकता था। मैं अपना समूह लेकर वापस चली गई मगर फिक्रमंद रही। अम्मू तो अक्सर ही लाइब्रेरी से कुतुब मंगवाया करती थी। यह कारगुजारी उन तक पहुंचती तो खूब ही लान तान करती। 2-3 रोज़ चुप सादे रखी। चौथे रोज़ लाइब्रेरियन का फ़ोन आ गया। इस सदी का ये अनोखा वाक़या है कि माहीन वजदान वो किताब वापस दे गई हैं। मैंने पूछा इस बार किताब नहीं खोई क्या? फरमाने लगी मैं किताब खो देती तो आप और ढूंढ लाते, किसी का एतबार खो देती तो क्या ले आते कहीं से कीमत देकर। उसने बात ही ऐसी की कि मैं चुप हो रहा। बहरहाल फुर्सत हो तो आकर ले जाइएगा, ये किताब मैंने आपके लिए संभाल रखी है। और तीसरी बार ये मैंने उसे तब देखा जब बहार अपने अरूज पर थी। वादी पे फैले सब्जे का रंग चमकदार और हवा पहाड़ी फूलों की खुशबू से बोझल थी। मैं क्यारियों से फूलों की खुश रंग पत्तियां जमा कर रही थी। मेरा गुलाबी आंचल इन रंग बिरंगी पत्तियों से तकरीबन भर गया था। जब लकड़ी के गेट के उस जानिब को आ खड़ा हुआ, हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर मैंने यूं ही सर उठाया। बंद गेट से नजर आते पाँव दूधिया और गुलाबी थे। कढ़ाई वाली चप्पल जैसे बनी ही इन पैरों के लिए थी। ये घर बहुत खूबसूरत है। कल रात मैंने इसे ख्वाब में देखा है। मैं देखना चाहती हूँ ये अंदर से कैसा है। क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे? आवाज़ सुनकर ही सरापा निगाहों में घूम गया। इससे पहले कि चौकीदार नफ़ी में जवाब देता, मैंने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मेरा नाम माहीन है, माहीन वजदान। मैं बख्तावर हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और यहीं से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ था। एक ऐसी दोस्ती जिससे अम्मू आजिज़ और हम दोनों सरशार थीं। शरायत तो दलाइल से बेनियाज मुखलिस दोस्ती। वादी की हवा सर्द, बोझल और नर्म आलूद हो चुकी थी। पहाड़ों के उस पार से आने वाले बादल सनोबर और चीड़ के दरख्तों को कहीं पीछे छोड़ते हुए घरों की बालकोनी में घूमते और खिड़कियों से बंद कमरों के अंदर झांकते थे। ऐसी ही सर्दी शाम में टीवी और किताबों की कंपनी से घबरा कर बावर्ची खाने में चली गई। जब माहीन वजदान का एसएमएस मुझे मिला, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाओ, हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। ओह नो। मैंने तासुब से मग में फेंटी हुई क्रीम और कॉफ़ी को देखा, फिर किसी आस के तहत उसे जवाबी पैगाम लिखा, अंदर चली आओ, काफ़ी तैयार हो चुकी है। हम काफ़ी बाहर जा रहे हैं। और बस उसकी ज़ुबान से ज़्यादा उसका एसएमएस फास्ट होता था। मुझे अंदाज़ा तो पहले से था। लहजा मग को ढक कर भागम भाग मोजे चढ़ाए, टोपी कानों तक खींची और बड़ी सी शॉल लेकर चुपके से बाहर निकल आई। अम्मू जान इस वक्त अपने कमरे में थी और यूं खामोशी से खिसक जाना ज़्यादा आसान लगता था बनिस्बत उनसे इजाज़त लेते हुए उनके चेहरे पर दराने वाली फौरी नागवारी और खफगी को देखना। ऐसे में अम्मू जान के बहुओं के बीचों बीच दो लकीरें बड़ी तेज़ी से गहरी हो जाती थीं। उन्हें दर हकीकत न्यू मेरा लूड़ लूड़ फिरना सख्त नापसंद था और फिर माही भी उनकी बहुत पसंदीदा हस्तियों में शुमार नहीं होती थी। लेकिन मैं भी क्या करती। मनचाही सोहबत और बिला वजह और बिला मकसद घूमना बचपन से तबीयत में ऐसा रचा बसा था कि अब यह वॉक ज़रूरत ही लगती थी। कोई बात नहीं, वापस आकर रात का खाना बनाने में मदद कर दूंगी। रात की चाय भी मैं ही बना दूंगी। अम्मू की सारी किताबों की डस्टिंग कर दी तो अम्मू सारी नाराज़गी मिनटों में भूल जाएंगी। मैंने धीरे दिल में मनसूबा बनाया, चौकीदार को जाने की इतला दी और भागकर माहीन के साथ हुई। तुम देखो तो सही, मौसम कितना खूबसूरत है कि अपने इतने मौसम में घर में बैठकर काफ़ी पी जा सकती है। वक्त यार, देखो तो सही, ये हवा, ये बादल, ये दरख्त, पौधे, पत्थर, ये सब इस वक्त कितने खुश सरशार और भरपूर दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सब हमारी निगाह के मुंतजिर थे। ये इस उम्मीद में थे कि दो लड़कियां अपने अपने गेट कायम चार दीवारी के हिसार से निकलकर इनकी खुली बाहों में आए, इनको देखे, सराहें, प्यार करें। सर्द हवा उसके गालों को कुछ और गुलाबी बना रही थी। काफ़ी बार पहुंचने तक वो सर किनारे उगी खुदरू खुले नन्हे ने फूलों को चिन कर सदहा रंग अपने हाथों में समा चुकी थी और बोलती जा रही थी, ये देखे बगैर कि मैं उसको सुन भी रही हूँ या नहीं।
लेकिन मैं सुन रही थी और देख रही थी। कॉफ़ी का ऑर्डर देखकर हम खिड़की के करीब लगी मेज़ की तरफ आ गए। वो फूलों को मेज़ के वस्त में ढेर करके खिड़की से जा लगी थी। बहुत खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आवाज़ में हल्का सा इर्ताज था। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने बहुत दिनों से उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे बहुत याद किया है। उसके चेहरे पे इज़्तिराब था और बेचैनी भी। इस बेचैनी को अपने दिल में महसूस करते हुए मैंने ज़रा सा पहलू बदला। हल्का सा खंखकारते हुए मैंने खुद को बेनियाज और लाइल्म जाहिर करना चाहा, लेकिन वो मेरी तरफ मतवज्जा न थी। उसकी निगाहें हनूस खिड़की से बाहर किसी को खोज रही थी और इन शहद रंग आंखों में उतरती नमी ने सारी फिजा में उदासी भर दी। मैं बारहा उन रास्तों से गुजरी हूँ, दरख्तों तले घंटों सर्द हवा में ठटरी हूँ, सिर्फ उसे एक नज़र देखने के लिए, लेकिन वो कहीं खो सा गया है, दिखाई नहीं देता। उसने अपने होंठ काट काट कर सुर्ख कर डाले थे। सिर्फ एक बार देखने के बाद तुम उसे जोगियों की तरह। मैंने एक बार फिर उसे झुठलाना चाहा, मगर उसने बेताबी से मेरी बात काट दी। सिर्फ एक बार नहीं, नहीं तो बख्त, सिर्फ एक बार नहीं, मैंने उसे कई बार देखा है। वो उजरत में कुर्सी खींच कर मेरे सामने आ बैठी। उन्हीं जाने पहचाने रास्तों पर अपने आसपास मैंने उसे कई बार देखती हूँ, लेकिन मैं उसके सामने ठहर नहीं सकती। कभी अचानक सामना हो भी जाए तब भी यकीन मानो मैं एक पल के लिए भी उसके सामने ठहर नहीं सकती। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं बस उसे दूर ही दूर से देख सकती हूँ। वो उंगलियां चढ़ा रही थी और उसके सामने पड़ी काफ़ी बड़ी तेज़ी से अपनी गरमाइश खो रही थी। कौन है वो? मैंने जैसे हार मानते हुए पूछा। नहीं जानती, उसने मायूसी से सर हिलाया। उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरा दिल अपनी बर्दाश्त खो रहा है। मुझे लगता है मैं चंद दिन मजीद उसे देख ना पाई तो शायद मेरा दिल बंद हो जाएगा, धड़कना भूल जाएगा। वो मेरे खुदा, मैं ठर्रा सी गई। क्या ज़रूरी था ये अफलातूनी किस्म की मोहब्बत इस बेवकूफ़ लड़की के नसीब में लिख दी जाती? मैं कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई। मुझे बताओ बख्त, मैं उसे कहाँ तलाशूं? बेचारगी की इंतहा थी और मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। चलो चलते हैं, कॉफ़ी का मूड नहीं हो रहा। उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। वो भी चुपचाप मेरे साथ हो ली। काफ़ी बार से निकलते ही एक उधेड़ उम्र खा औरत हम लोगों के सामने अपना दुपट्टा फैलाए खड़ी थी। मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, खुदारा मेरी मदद करो। मैं खाली हाथ थी, सख्त कंधे उचका कर आगे निकल आई। चंद कदम रुक कर मैंने पलट कर देखा। माही अभी तक उस औरत के करीब खड़ी थी। मेरे इशारा करने पर वो तकरीबन भाग कर मेरे बराबर आ गई। वो औरत वहीं खड़ी उसे दुआओं से नवाज रही थी। इन लोगों के पास हजार बहाने होते हैं मांगने के। फिर मैंने यूं ही गर्दन मोड़कर माही को देखा और चौंक गई। अरे तुम्हारा एक टॉप्स! उसके एक कान में गोल्ड का टॉप्स जगमगा रहा था, जबकि दूसरा कान खाली था। टॉप्स उसने कदरे गड़बड़ा कर कान की लो को छुआ, शायद कहीं गिर गया। उसके जवाब में वो टॉप्स ढूंढने के लिए पलट ही जाती। अगर उसका लहजा चुगली उसके जवाब पर मैं वो टॉप्स ढूंढने के लिए पलट ही जाती अगर उसका लहजा चुगली न खा रहा होता। मुझे सिर्फ चंद लम्हे लगे थे हकीकत को जानने में। इस दुनिया में शायद मैं वो वाहिद इंसान थी जिसके सामने माहीन वजदान कम अज़ कम झूठ ही बोल सकती थी। माही, तुमने वो टॉप्स उस औरत को दे दिया? मेरे लिए ये बेयकीनी सी थी, हालांकि मुझे यकीन था वो ये कर चुकी है। बस प्लीज़, नो नसीहत, इस बेचारी को ज़रूरत थी ना, तुम जानती हो मैं पलक झपकते में ऐसे के टॉप्स खरीद सकती हूँ। प्लीज़, उसका ये फेल सरजनिश किए जाने के काबिल था या नहीं? लेकिन मुझे राय देने से मना करने के लिए वो तकरीबन मेरी मिन्नत कर चुकी थी। लहजा मैं चुप ही रही। ठीक 2 दिन बाद बुलंद बख्त मुझे उसके घर तक ड्रॉप करके गया था और उसकी मामा वो एक टॉप्स हाथ में लिए जिज कर रही थी और उसकी ठीक ठाक क्लास ले रही थी। माही बाल कंधे पे बिखराए, दोनों पाँव सोफे पर रखे, घुटनों के गिर्द बाजू लेटे बैठी थी। ये नए टॉप्स में जो सिर्फ 15 रोज़ कबल इसके ज़िद करने पर मैंने इसे दिलवाए। इसकी मामा ने वो टॉप्स मेरी आंखों के सामने लहराया और आज मुलाजमा इसकी साइड टेबल के नीचे से निकाल कर मुझे दे रही है और दूसरा टॉप्स गायब है। बख्त, मुझे बताओ, क्या ये ऐसी चीज़ है कि बंदा इसे अपनी साइड टेबल पर रख कर भूल जाए? अब मैं दूसरा टॉप्स कहाँ से ढूंढूं? मामा इसे छोड़कर अब मेरा घुटना दबाए बैठी थी। घर में 20 मुलाजिम हैं जो दिन में 10 बार इसके कमरे के चक्कर लगाते हैं, कभी खाने के लिए, कभी चाय के लिए, कभी किसी मेहमान की आमद, कभी सफाई सुथराई के चक्कर में। अब बताओ, इल्ज़ाम धरूं किससे? किससे पूछगिछ मैं करूं? किसकी तलाशी लूं? उनकी बसी देखकर मुझे माही पे बेहद गुस्सा आ रहा था। एक पल के लिए दिल चाहा उन्हें सच बता ही दूं, और शायद मेरे तासुरात से खाइफ होकर ही वो झट से उठ खड़ी हुई थी। मामा प्लीज़, मिल जाएगा ना? कमरे में ही होगा, मैं ढूंढ लूंगी। और फिर किसी ने चुराए होते तो दोनों टॉप से चुरा लेता। लाए, ये मुझे दे, मैं लॉकर में रखती हूँ और दूसरा टॉप्स भी ढूंढ लेती हूँ। माही, मुझे चीज़ के जाने का दुख नहीं, लेकिन ये तुम्हारा लापरवाह रवैया, ये मुझे परेशान करके रख देता है। उन्होंने वो टॉप्स माहीन को थमाया तो वो मुझे आने का इशारा करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं कैसे उठ सकती थी कि मेरा हाथ आंटी के हाथ में दिया दबा था और शायद बहुत दिनों बाद उन्हें कोई ऐसा कंधा मिला था जिस पर सर रख कर वो अपने दिल का गुबार हल्का कर सकती थी।
मुझे तो लगता है इसने खुद ही किसी को दे दिला दिया है। ना कुछ सोचती है ना समझती है। मैं तो आजिज़ आ गई हूँ इसकी हमदर्दियों से। इस रोज़ यहाँ कोई भिखारी सवाली आ गया तो मोहतरमा ने स्टोर से नया नकोर मोरा का कंबल निकलवा कर उसे थमा दिया, और वो भी मुझसे चोरी। वो तो मुलाजमा हमारे डर के मुझे बता गई कि कल खला उसका नाम ना लग जाए। वो तासुफ से बोली, तुम प्लीज़ इसे कुछ समझाओ। तुम ऐसी समझदार बाशऊर लड़की की दोस्ती में इसे कुछ तो सीखना चाहिए। पूरा आधा घंटा मैं अपना सर इस बात में हिला हिला कर थक गई, तो आखिरकार हल्की सी बेमुरवती का मुजाहरा करते हुए मैंने माही की मामा से माजरत की और उसके कमरे में चली गई। वो चाय के साथ देगर लवाजमात से भरी ट्रॉली लिए मेरे इंतज़ार में बैठी थी। सॉरी, बहुत बोर किया ना मामा ने तुम्हें? उसके सवाल से ज़्यादा मैं उसके इत्मीनान पर तपी हुई थी। तोबा, किस कदर ढीठ हो तुम माही। इतनी डांट अगर मुझे अम्मू से पड़े ना तो मारे मुफ्त के मैं शायद पूरा हफ्ता बेहोशी में गुजारूं। मारे खिफत के मैं तो शायद पूरा हफ्ता बेहोशी में गुजार दूं। मैंने उसे शर्म दिलानी चाहिए। अरे वो ज़रा सा हंसी। तुम मामा की डांट सुनती रही थी? क्यों, तुमने नहीं सुनी? मैं चिढ़ गई। जवाबन उसने बड़े इत्मीनान से चिप्स चबाने शुरू कर दिए। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना शायद सुन ही लेती। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी स्काई ब्लू कलर में मामा पहले से ज़्यादा स्मार्ट और यंग लग रही हैं। शायद ताज़ा ताज़ा फेशियल का असर होगा। मामा का मेकअप भी अच्छा होता है, बस ऊपर वाले होंठ का कटाव अच्छा नहीं बनाती। वहाँ मामा की लिप पेंसिल हमेशा जल्दी नीचे गिर जाती है। खैर, किसी दिन मेरे हाथ लग गई तो बहुत अच्छी सी आउटलाइन बना दूंगी। तुम ये चाय लो ना। उसे यका की मेज़बानी याद आ गई। ओह खुदाया, किस कदर स्टूपिड लड़की है वो। नाकाबिले यकीन बात है ना, उसकी मामा उसकी हरकतों से नाला परेशान उसके सामने रो पीट कर हलकान हो रही हैं, और वह सिर्फ इस बात पर गौर करती रही कि स्काई ब्लू रंग में उसकी मामा कैसी लगती हैं, और ये कि उसकी मामा लिप पेंसिल ठीक तरह से नहीं लगाती। ये बात कही भी किसने? माहीन वजदान ने, जिसके हाथ में मैंने कभी लिपस्टिक भी पकड़ी हुई नहीं देखी थी। शायद उसे ढंग से पकड़ना आती भी ना होगी। हंसते हंसते मेरी आंखों में पानी भर आया था। बुलंद बख्त ने मेरे हाथ में पकड़ी किताब खींचकर काउंटर पर रखी और फिर मुझे बाजू से पकड़कर शॉप से बाहर निकल आया। अरे अरे, ये क्या बुलंद बख्त, रुको तो। मैं चिल्लाती रह गई, मगर बुलंद बख्त मुझे गाड़ी में धकेल कर खुद बड़े आराम से ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तुम्हारा किताब खरीदने का कोई इरादा नहीं है, तुम इस वक्त सिर्फ बकबक करने के लिए घर से निकली हो। गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने मुझे भगोड़ देखकर जिताया तो मेरी एक बार फिर हंसी निकल गई। बिल्कुल दुरुस्त। घर में तो अम्मू मुझे ढंग से ना बोलने दे ना हंसने दे। यकीन जानो, कभी भूले से ऊंची आवाज़ में हंस दूँ तो अम्मू जान के अंदर की हेडमास्टर ने झट अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हो जाती है। खैर, अब मेरी खाला जान ऐसी भी हिटलर नहीं। तुम इकलौती हो और फिर लड़की, इसलिए तवज्जो ज़रा ज़्यादा देती हैं तुम पर। अरे तुम्हें क्या मालूम, अम्मू जान का बस चले तो मुझे मक्खी बनाकर किसी किताब पे चिपका दें या किसी बेल की सूरत दरख्त पर चढ़ा दें, और जब दिल चाहे मेरी कतर कतर बेऔंत करती रही। अरे अरे, ये क्या, कहाँ जा रही हो? लकड़ी का गेट पीछे रह गया था। मैंने बेख्तियार बुलंद बख्त की जानिब पलटी। तुम्हारी खाला के घर? हाय नहीं बुलंद बख्त, इस वक्त नहीं। मैंने अपनी हुलिया को देखा। मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए और बाल भी यूं ही बिखरे फिर रही हूँ सुबह से। तो फिर क्या हुआ, ऐसे भी ठीक लग रही हो। उसने एक सरसरी सी निगाह मुझ पर डाली। बिल्कुल साधु लग रही हूँ इस वक्त, और फिर अम्मी को बिना बताए जाएंगे। तुम्हें पता है वो मुझसे खफा होंगी। मैं खाम खा ही बहाने गढ़े लगी। खाला बहुत नुक्स से दुरुस्त रहने वाली खातून थी, और इस हुलिये में उनके सामने जाकर मेरा तो सारा एतमाद जेर ज़बर हो जाना था। मुझे मालूम है मेरी खाला हमेशा यूं ही चकमा खाती है तुमसे। उन्हें हमेशा तुम्हारे जाने की खबर तुम्हारे जाने के बाद ही मिलती है। मैं भी घर पहुंचकर इतला कर दूंगा। वो बड़े आराम से गाड़ी रोक कर नीचे उतर रहा था। मैंने बैक व्यू मिरर को जल्दी जल्दी अपनी तरफ सेट करके दो चार हाथ अपने बालों में मारे और बुलंद बख्त के पीछे भागी। अभी महीना भर पहले ही ये लोग जहाँ शिफ्ट हो गए थे, और गालबन दूसरा या तीसरा चक्कर था मेरा इस घर में। हस्ब तवक्का खाला ने बड़े पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। बहुत करीब होने के बावजूद अम्मू मेरा खाला की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करती थी। वजह शायद मेरा इस घर से वो रिश्ता था जो अन करीब गहरे बंधन में जुड़ने वाला था। कोई कुछ कहे ना कहे, मेरे की दिल को तो खबर थी ना। सो अम्मू जान के सब गुरेज में बखूबी भांप लेती थी। कल ही तो वापस आए हैं हम लोग साहिवाल से, और बुलंद बख्त को जल्दी पड़ी हुई थी कि तुम्हारे तहाइफ तुम तक पहुंचा दें। मैंने कहा मैं खुद अपनी बेटी के हवाले कर दूंगी, और देखो अब तुम्हें भी ले आया। मुझे ये ज़्यादा एतबार नहीं है मेरे बेटे को। मुझ पे ज़्यादा एतबार नहीं है मेरे बेटे को। सॉरी, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स है, तो इस पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। खाला मुस्कुराते हुए उसे छेड़ रही थी। नहीं माँ, हम लोग सिर्फ कुछ बुक्स खरीदने के लिए निकले थे, कुछ खास पसंद नहीं आया तो सीधा उधर हो लिए। आप कहें तो अभी वापस छोड़ आता हूँ। वो भी शरारत के मूड में था। खाला मुझे अपने साथ लिए बेडरूम में आ गई। कुछ मलबूसात थे, कुछ हलवे बेसन वगैरह, सर्दियों के मौसम की खास सुगातें जो बुफो ने खास भिजवाई थी।
یہ دیکھو، یہ نازیہ نے خود تمہارے لیے کہا رہا ہے۔ سیاہ کرتے پہ زرد اور نارنجی رنگ کے پھول بڑی نفاست سے کاڑھے گئے تھے اور بے حد خوشنما لگ رہے تھے۔ اس سیاہ کرتے کو دیکھ کر مجھے جو خیال فوری طور پر آیا وہ ماہین وجدان کا تھا۔ اس کی برتھ ڈے کب آ رہی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں حساب کرنے کی کوشش کی۔ یہ تم پہ بہت اچھا لگے گا، اسے تم اپنی برتھ ڈے کے لیے سنبھال رکھو۔ یہ بلند بخت جس نے مجھے میرے خیال سے چونکا دیا تھا۔ میں نے بس ایک نظر بخت کو دیکھا اور پھر اس کرتے کو طے کر کے فوراً ہی اپنے خیال سے تائب ہو گئی۔ یہ سوٹ بلند بخت کو پسند ہے تو بس پھر اسے میں ہی پہنوں گی۔ میں نے سب تحائف سمیٹ کر ایک طرف رکھ لیا اور پھر پاستے کا پیالہ اور کولڈ ڈرنک لے کر ہم دونوں گھر کے عقبی حصے کی طرف آ گئے۔ یہ سبزے سے ڈھکا ہوا ڈھلوان رستہ تھا جس کے بڑے بڑے پتھروں پر جگہ بنا کر ہم بیٹھے تو سبز لمبی ٹہنیوں پر کھلے جامنی پھول ہمارے کندھوں کے برابر لہرا رہے تھے اور نم آلود ہوا میں گھاس کی سبز تازہ خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ خالص معطر ہوا ہمارے چہروں کو چھو کر گزرتی تو ہم لوگ ہلکا سا کپ کپا جاتے۔ یہ وقت، یہ مقام اور موسم چائے کافی انجوائے کرنے کا ہے، نہ کہ کولڈ ڈرنک۔ بلند بخت نے ہلکا سا اعتراض کیا۔ اور یہ کولڈ ڈرنک خالہ سے بڑی تگودو سے نکلوائی تھی اس نے میرے لیے۔ خالہ کافی کے لیے مگ نکال رہی تھی اور میں بے آواز کولڈ ڈرنک کے نعرے لگا رہی تھی، جسے پہلے تو بلند بخت نے نظر انداز کر دیا مگر بعد میں ہار مان لی۔ خالہ تو ارے ہی کرتی رہے گی اور ہم دونوں باہر، اور پھر ہم دونوں بہت دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کافی میں بنا کر لائی تھی۔ خالہ اپنے چھوٹے بیٹے احمد کے ساتھ فون پر محو گفتگو تھی۔ ہم وہاں بیٹھے باتیں کرتے تھے اور نم آلود ہوا دھیرے دھیرے ہمیں چھو کر بہتی تھی۔ اس ہوا میں بلند بخت کے وجود کی خوشبو تھی جو مجھے مدہوش کرتی تھی، تو میں مارے گھبراہٹ کے کافی کے گرم اور بڑے گھونٹ بھر کر اپنے ہونٹ چلاتی اور خود پہ قابو رکھتی۔ بابا کی واپسی اسلام آباد سے پورے ایک ہفتے کے بعد ہوئی تھی اور ہم تینوں بے حد خوش تھے۔ گھر میں تیسرے فرد کی آمد نے، اور خصوصاً اس فرد کی جو میرے سارے لاڈ پیار خصوصی اہمیت کے ساتھ اٹھاتے تھے، مجھے نہال کر دیا تھا۔ امو جان بھی بڑی پھرتی سے کچن کے سارے کام ایک کے بعد ایک نپٹاتی جا رہی تھی۔ کھانے کی لمبی میز آج خوب بھری ہوئی اور خاصی بارونق لگ رہی تھی۔ بابا میٹھا شوق سے کھاتے تھے اور امو نے ٹرائفل اور کھیر کے ساتھ ساتھ انڈوں کا حلوہ بھی بنا لیا۔ سیخ کباب، بریانی اور کڑھائی کھانے میں پہ اچھا خاصا اہتمام دیکھ کر بابا نے فوراً ہی بلند بخت کو فون کھڑکا ڈالا تھا۔ کھانا بے حد مزے کا ہے، اپنی ماں کو لے کر فوراً چلے آ۔ اور وہ واقعی خالہ جان کے ساتھ فوراً چلا آیا۔ چچا جان ابھی تک ساہیوال میں ہی تھے لیکن ان کی کمی ہم سب نے محسوس کی۔ بے حد خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے میرے موبائل پر میسج ٹون ایک بار نہیں بار بار آ رہی تھی۔ سب کو باتوں میں مگن دیکھ کر میں نے جھٹ میسج پڑھا۔ میں نے آج شام اسے دیکھا، بخت آج کی رات بہت روشن ہوگی۔ دوسرا میسج، وہ بائک پر تھا، اس نے سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے۔ تیسرا میسج، وہ ڈھلتے ہوئے سورج کی زردی میں نمایاں ہوا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ چوتھا، میں اس سے قبل کے پڑ پڑتی، ٹھک سے کوئی چیز میرے پاؤں پر لگی۔ میں نے سٹ پٹا کر نظر اٹھائی، وہ امو کا بھاری جوتا تھا اور سامنے امو کی تنبیہ کرتی گھورتی ہوئی نگاہیں۔ میں کھسیانی سی ہو کر موبائل آف کرنے لگی۔ بلند بخت کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی، واقف حال قسم کی۔ میں ڈٹائی سے مسکرا کر ٹرائفل چکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد گول کمرے میں بڑی محفل بڑی دیر تک جمی رہی۔ خالہ جان امو کو ساہیوال کے ٹور کے بارے میں بتا رہی تھی، وہی خالصتاً گھریلو خواتین والی گفتگو۔ کس کا گھر کیسا، کس کا رویہ ناقابل برداشت، کس کی اولاد سلجھی ہوئی، کس کا سگا کون اور کس کا جھکاؤ کس طرف۔ ایسی بور ترین گفتگو میں میرا گزارا کہاں۔ آخر کھسکتے بابا جان اور بلند بخت کی محفل میں آ گئی۔ یہاں سیاست تھی، کھیل تھے، کتابیں تھیں، نیوز چینل پر چلنے والے گرما گرم پروگرام اور معاشی و معاشرتی مسائل۔ باہر ہوا بہت سرد تھی اور جب بلند قامت درختوں پتوں کو چھیڑ کر گزرتی تو کئی قسم کی آوازیں پیدا کرتی تھی۔ بلند بخت نے اٹھ کر پردے برابر کیے، آتش دان میں سلگتی لکڑیوں پر کچھ اور خشک لکڑیاں ڈالی۔ میں بابا جان کی لوئی میں سمٹی ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ ثقیل قسم کے ڈنر اور جی بھر کے بول چکنے کے بعد ہم سب ایک اچھی نیند کے خواہاں تھے۔ بلحظہ بلند بخت اور خالہ جان کے اٹھتے ہی میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امو اور بابا جان البتہ انہیں کچھ دیر دور تک چھوڑنے گئے تھے۔ صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی لیکن سورج بہرحال ابھی بھی نہیں نکلا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ امو ابھی نہیں اٹھی تھی، گویا مکمل آزادی۔ ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد کافی کا مگ لیے ٹیرس پہ آ گئی۔ دور قریب کا ہر منظر دبیز دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ درخت ساکت و سامی تھے اور اس دھند میں ان کی پوری قامت دکھائی نہ دیتی تھی۔ چوکیدار گیٹ کے اس پار کھڑا تھا اور اپنے منہ سے سفید بھاپ نکال کر موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا، اور تبھی مجھے خیال آیا کہ میرا موبائل رات سے ہی بند پڑا تھا۔ اوہ خدایا، وہ پہلی تو مجھے نوچ کھائے گی۔ سب سے پہلا خیال مجھے ماہی کا ہی آیا اور تبھی میں نے اسے دیکھا، سفید گہرے میں چھپے راستے پہ قدم
वो माहिन वजदान ही थी। वो भारी ऊनी लिबास पहने हुए थी और इसका लंबा मफलर उसके कदमों को छू रहा था। पता नहीं कौन सी बेचैन रूह समाई हुई थी इस लड़की में, जो इसे किसी पल चैन नहीं था। मैंने बची हुई काफ़ी के साथ कप कमरे में मेज़ पे रखा और ख़ुद भागम भाग बाहर निकल आई। वह हस्बे मामूल मुझे देखकर खुश न हुई थी, बल्कि तवील सांस लेकर उसने रुख मोड़ लिया। ओए होए, मिजाज कुछ बरहम से लग रहे हैं। मैंने दानिस्ता खुशगवार मूड में उसे छेड़ा। तुम बहुत बुरी हो बख्त। उसकी आंखों में बहुत सा शिकवा उतरा है। ये नई इत्तला है मेरे लिए। मैंने बहुत बार फ़ोन किया, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हें पता है ना, दुनिया में तुम वाहिद हो जिसे मैं हर वक्त हर बात शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि सिर्फ तुमसे ही शेयर कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन कल मैंने उसे बताना चाहा, मगर वो अपनी बात में खोई हुई थी। मैंने कल उसके लिए एक नज़म भी लिखी। कल वो लम्हा मेरे लिए बहुत बहुत अजीब और हैरान कुन था जब मैंने उसे देखा। दरअसल मैं उसको देखने की उम्मीद खो बैठी थी। मुझे लगता था शायद वो किसी और देश से आया हुआ मेहमान था जो अब जा चुका है। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। वो जैसे थक कर वहीं एक पत्थर पे टिक गई थी, और जैसे बर्फ़ में मुंजमद तितली किसी पुर हरारत लम्स से एकदम जिंदा हो जाए, इसी तरह कल मैं भी जिंदा हो गई। बख्तावर, उसकी एक झलक से ही मेरी आंखों में नूर उतर आया और फिर मैं रात बहुत देर तक जागी। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाद मेरा कलम ही मेरा दोस्त है। मैंने एक नहीं कई नज़्म लिखी और सारी उसी के नाम। लेकिन किसके नाम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी अलूजन? फॉर गॉड सेक बख्त, मामा को मेरी जहनी हालत पे पहले ही कुछ शक रहता है, अब तुम भी। अरे नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं, लेकिन फिर भी आखिर उसका कोई नाम तक होगा। अच्छा चलो, आओ चलकर उसे ढूंढते हैं। चलो चलो। हम बेवजह सी उदासी में डूबते देखकर मैंने उसे बेवजह सी उदासी में डूबते देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ कर खींचा। लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इसे? चलो बताओ, तुमने उसे कहाँ कहाँ देखा था? हम दोनों सड़क से हटकर ढलवान पर उतर गए, जहाँ घास पर कहर जमा हुआ था और कई छोटे छोटे पत्थर हमारे पैरों तले अगर फिसलते और सुबह की खामोशी में हल्का सा हंगामा पैदा करते थे। माही मुझे बता रही थी वो उसे कहाँ कहाँ नजर आया, देखने में कैसा है। वो बताने लगी, और जो वो बताती थी इससे तो लगता था आसमान से कोई देवता ही नाजिल हुआ है। भला कोई मर्द इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैंने बेयकीनी से सोचा, लेकिन कहा नहीं। मुबादा फिर वो बुरा मान जाए। चलते चलते हम दोनों की सांस फूल गई और टांगें दुखने लगी थी। हम लोग हर उस मकाम से गुजरे जहाँ से वो गुजरता था, मगर उस बला की सर्दी में चंद हम जैसे खपती और कुछ मजबूरन घर से बाहर निकलने वालों के सिवा कोई दिखाई न दे रहा था। मैंने तो बल्कि नहाय शराफत से एक आंटी से भी पूछ डाला, इस हुलिया का कोई नौजवान लड़का कभी आपने देखा हो तो? फिर एक घर का दरवाज़ा भी बजा डाला और माही यूँ डर कर मेरे पीछे छुप रही थी जैसे दरवाज़ा खुलने पर वो यूसुफ हसानी ही निकल कर सामने आ खड़ा होगा। मगर उस घर से बरामद होने वाले अंकल को देखने में खासे खौफनाक थे। देखिए जी, हमें एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसका नाम हम नहीं जानते। और वो खटाक से दरवाज़ा बंद हो गया था और साथ ही मेरा मुंह भी। मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए पलटकर उसे देखा। वो अपने मफलर को मुंह पर यूं लपेट कर खड़ी थी जैसे पर्दे के तौर पर आधा चेहरा छुपा रखा हो, और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। चलो हटो, अब मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगी, मैंने पुरस्म अंदाज में कहा। मध्यम लहजे में अपने बालों की मोटी सी लिट अपनी उंगली पर लपेटते खोलते उसने मुझे एक नहीं कई नज़में सुना डाली थी। उसके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता था। सारा दिन इधर से उधर आवारागर्दी करने के बाद अपने कमरे में बंद होकर वो कुछ न कुछ लिखती रही थी। उसके पास अपनी अधूरी और मुकम्मल नज़मों का एक ढेर जमा था। एक पलंदा इन कहानियों का भी था जो वो सिर्फ मुझे सुनाती थी और फिर बहुत संभाल कर रख लिया करती थी। और इन कहानियों में उसकी अपनी ज़िंदगी से अखज़ करदा फ़लसफ़ा होता था। और इसकी वो तवील किताब सर्द मौसमों की तितली, जो न जाने कितनी नशिस्तों में उसने मुझे सुनाई और इतनी दिलचस्प थी कि मुझे बाकायदा झगड़ा करके उसे ये किताब हासिल करनी पड़ी और फिर एक ही रात में उसे ख़त्म भी किया। इस किताब में किरदारों की भरमार थी और हर किरदार की अपनी एक कहानी थी। उर्दू की कदीम दास्तानों का सा अंदाज, मावराई किरदार, अचानक रूनुमा होने वाले वाक़यात, बर्फ़ज़ारों का तस्करा, कहीं दरिया और सहराओं का। इस किताब में तितलियाँ थी, फूल थे, नाकाम ख्वाहिशात, मुरझाई हुई उम्मीदें, किस्मत के ताने बाने। विछोड़ा और मिलाप में इस किताब को पढ़ती थी और हैरान होती जाती थी। तुम्हें इसे शाया करवाना चाहिए, मैंने उसे मुखलिसाना मशवरा दिया। हाँ ज़रूर करवाऊंगी। इस किताब का इंतसाब जिसके नाम करूंगी वो मिल जाए तब, उसने पुख्ता इरादे से कहा। और आज नीम तारीख कमरे में खिड़कियों के पर्दे गिराए, काफ़ी का झाग से लबरेज भापुराता गर्म मग हाथ में लिए वो बड़े जज्ब के आले में मुझे वो नज़में सुनाती थी जो उसने इस अनजाने देवता के नाम लिख छोड़ी थी, और जिन्हें सुनाते हुए उसकी शहद रंग आंखों में हल्की सी नमी बेवजह उतरती थी। होंठ कपकपाते थे और काफ़ी का हर घूंट बमुश्किल उसके हलक से नीचे उतरता था। माही की ये कैफियत मुझे मोहब्बत दर्द आलूद जहर बनकर उसकी रगों में दौड़ती हुई
हो मुझे हमेशा ही खौफज़दा कर देती थी और यही खौफ था जो मुझे उससे दूर भाग जाने पर मजबूर कर देता। अभी भी कमरे की नीम तारीकी को गहरा होता देखकर मैं उठ खड़ी हुई। वक्त बहुत हो गया है, अब चलना चाहिए। चलो मैं साथ चलती हूँ। उसने उठना चाहा मगर मैंने उजलत में उसे मना कर दी। बाहर निकले। यहाँ आसमान गहरे बादलों से ढका था और वादी पर झुका आ रहा था। मैं इतनी तेज़ कदम उठा रही थी जितनी उस वक्त उठा सकती थी। मौसम की खराबी पर अम्मू की नाराज़गी का डर। मेरे भागते भागते भी आसमान से ज़मीन पर पानी बरसा तो लम्हों में जलथल हो गया। चौकीदार ने मुझे आते देखा दूर से ही गेट खोल दिया। मैं सुरखरवश पर जमा होते पानी पर छपाक छपाक कदम रखती कॉरिडोर तक आई थी। इस हालत में कॉरिडोर से होकर अपने कमरे तक जाती तो अम्मू मुझे कत्ल करने से वो मुश्किल ही खुद को रोक पाती। कब कपाते हुए मैंने शाल और स्वेटर उतार कर हाथ में लिया। तभी गोल कमरे से अम्मू उजलत में बाहर आई और उनके पास इस वक्त मुझे घूरने के सिवा और कोई हर बना था जिससे वो मुझे अपनी इंतहाई नाराज़गी का पता देती। सॉरी अम्मू, मैं तो पहले ही निकल आई थी। मगर बारिश अम्मू के कब से कोई और भी निकला था जिसकी तनबीह करती निगाहों ने मेरी ज़ुबान बंद की। कोई वक्त कोई मौसम होता है बाहर निकलने का। मैंने तुम्हें इतनी ढील तो कभी भी नहीं दी कि तुम यूं। अम्मू शुरू हो चुकी थी। मैंने मदद तलब नज़रों से बुलंद बख्त को देखा मगर वो संजीदा था और उसकी आंखों से अम्मू की ताईद झलकती थी। अम्मू जान की तवील तरीन तकरीर पे जब्त करते करते भी मेरी आंखों से नमकीन सा पानी बह निकला। फिर इस शर्मिंदगी से बचने का और कोई तरीका नहीं था। मैं बंद जूतों से पानी छलकाती, भारी लिबास से पानी टपकाती, कॉरिडोर और सीढ़ियाँ अबूर करके रुपोश हो जाती। इन्हीं गीले कपड़ों में समेत बाथरूम के दरवाजे से लगकर मैंने खूब रोकर अपना जी हल्का किया और फिर गर्म पानी से नहा धोकर अपने बिस्तर में जा घुसी। हद है कि अपनी मर्जी से अंदर बाहर जाने पर भी इतनी बातें सुननी पड़ी और वो भी बुलंद वक्त के सामने। अम्मू को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं। नीम गनूदगी में दरवाजे पर होती दस्तक मैंने जैसे दूर से सुनी, जानी पहचानी दस्तक, लेकिन इस वक्त किसी का सामना करने का मूड नहीं था। सो मैं सर मुंह लपेट कर गहरी नींद में खो गई। सर्द मौसम की बारिश में भीगना और फिर सह जाना ऐसा भी आसान नहीं था। सो अगले कई रोज़ बुखार में बेसुध पड़े रह कर गुजारे। अम्मू जान तो इस रोज़ कुछ ज़्यादा ही खफा थी। फ़ोन पर न जाने बाबा से क्या क्या कह डाला। बाबा की मेरे मोबाइल पर आने वाली नसीहत भरी कॉल आधे घंटे से भी ज़्यादा की थी और मैं भी जाने क्यों इस रोज़ इतनी हसास हो रही थी कि उनकी अमृत भरी नसीहतें सुनती भी रही और बेआवाज़ आंसू भी बहाती रही। रात का खाना अभी रात का खाना सॉरी रात का खाना भी इसी आज़ुर्दगी में गोल कर दिया और फिर उस रात सोई तो आंख अगली सुबह नहीं बल्कि कई रोज़ बाद खुली, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हवास कई रोज़ बाद बेदार हुए। बीमारी के इन चंद दिनों में अम्मू जान, खाला और बुलंद बख्त 24 घंटे मेरा घेराव किए रहे थे। उस लड़की ने तो मुझे आजिज़ कर दिया है, क्या करूँ मैं उसका। अम्मू इस दौरान भी परेशान ही रही, बहुत मन मर्जी करने लगी है। अब इसका कोई इलाज करना ही पड़ेगा। जी जी खाला, ज़रूर। बुलंद बख्त की तायद और खाला की ज़ोरदार हंसी। इलाज क्या करना है भाई, हमारी अमानत हमारे हवाले करो, संभाल लेंगे खुद ही। हालांकि लुकमे में सोती जागती कैफियत में सुनती रही। तंदुरुस्त होने के बाद मैं दानिस्ता कई रोज़ तक घर से बाहर न निकली, हत्ता के बुलंद बख्त के साथ भी नहीं। और एक रोज़ उसने मेरे सामने हाथ ही जोड़ दिया। फॉर गॉड सेक यार, इतनी रोती बसूरती शक्ल के साथ तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। पिछले दिनों तुम वैसे ही हमें खासा परेशान कर चुकी हो, इसलिए बेहतर है अब इस ड्रामाबाजी को ख़त्म करो। चलो कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी, यहीं कहीं कुआं खुदवा दो, पड़ी सड़ती रहूंगी इसमें। मैंने कनखियों से मुँह जान को देखा जो बड़ी तवज्जो से किसी उखड़े हुए फ्रेम की मरम्मत में मसरूफ़ थी, लेकिन चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि हमारी बातों से गाफिल नहीं थी। कुआं खुदवाने की क्या ज़रूरत है, किसी खोंटे से थोड़ी बंदी हो। जाओ घूमो फिरो, कूदो फांदो, ऐश करो, चौकड़ियाँ भरो मेरी बला से। अगले हफ्ते गाँव जा रहे हैं, वहीं दो बोल तुम्हारे भी परवा देंगे। मैं तो अपनी जान छुड़वाऊंगी, फिर तुम जानो और ये बुलंद बख्त जाने। कुआं खुदवाए या शुतर बुखार छोड़े, इसकी मर्जी। गुस्से में फ्रेम की हालत पहले से भी बिगड़ गई। सो अम्मू सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर वॉकआउट कर गई। मैं खुले मुंह के साथ हक्का बक्का सी बुलंद बख्त को देखे गई थी। क्यों, कोई एतराज़ है? वो कुर्सी के दोनों हथियों पे हाथ रख के मेरी आंखों में झांक रहा था। नहीं तो। बहुत ही बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। बुलंद बख्त का जवाबी कह कहा इससे भी बेसाख्ता था। मैं झट उठकर अम्मू का फ्रेम दुरुस्त करने में लग गई। हम लोग गांव पहुंच चुके थे। इस गांव में जहां मैंने कच्ची घुंदम के सब्ज होशों जैसी नुखेज जवानी के इब्तदाई अयाम गुजारे थे, जहां पैरों तले आने वाली मिट्टी नरम, जरखेज और खुशबूदार थी, जहां चौराहे के गिर्द बसते दसियों घर मेरे अपने थे। और कल रात आने के बाद गांव में ये हमारी पहली सुबह थी, जब सूरज अभी पूरी तरह निकला न था। कहर फसलों से ज़रा ऊपर सर उठाए ठहर सी गई थी। चिड़ियों के गोल गने दरातों से उड़ते और उनके चहकारे फ़ज़ा में शोर सा भर देती। हम दोनों पगडंडियों पर चलते चलते नहर के गदले पानी को छूने चले आए थे।
میں اور مہین وجدان جو پہلی بار کسی گاؤں کو دیکھ رہی تھی، جو ننھے بچوں کی طرح زرد پروں والی تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھی اور شیشم کے درختوں میں کوکتی کوئل کو کھوجنے کے لیے ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے پیچھے بہت سے لوگ تھے جو بلاوے کے لیے آئے تھے۔ آج رات پھپھو کی بڑی بیٹی کی مہندی تھی۔ میں جانتی تھی گھر میں بہت سے کام ہوں گے، مہندی کے تھال سے جانے، چراغوں میں تیل بھرنے سے لے کر گھر کی صفائی ستھرائی تک، آتے جاتے مہمانوں کی تواضع سے لے کر کل آنے والی بارات کے استقبال کی تیاریاں۔ ہم سب لڑکیاں ہاتھوں ہاتھ کام لے کر بوجھ ہلکا کرنے کی عادی تھیں، مگر آج میرے ساتھ مہین وجدان تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ کسی فارن ٹرپ پر جانا پسند نہیں کرتی تھی اور گاؤں کی کچی پک ڈنڈیوں پر اپنے قدموں کے نشان بنتے دیکھ کر یوں سرشار تھی کہ خوشی اس کے گالوں سے سرخی بن کر پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ایک آدھ بار اسے گھر چلنے کے لیے منانا بھی چاہا تو اس نے لجاجت سے کہا، پلیز کچھ دیر اور دیکھو، یہاں نہر کے پاس گلی مٹی کی خوشبو پاگل کر دینے والی ہے، کچھ دیر رک جاؤ نا۔ یہ چھوٹی سی نہر تھی اور پانی اس قدر سکون سے رواں دواں تھا کہ جب ہم نے اس میں اپنے پیر ڈبوئے تو ہلکی سی گدگدی کے سوا پانی میں کوئی اور اشتہاش نہ ہوا۔ میں خوش تھی لیکن میرے دل میں ہلکا سا خوف اور غم تھا۔ یہاں صرف امو نہیں تھی، اس سے بھی بڑی ہستیاں موجود تھیں جن کی آنکھوں سے چھلکتی ناگواری مہین وجدان کے لیے تھی اور لہجوں میں حیرانی بولتی تھی، ماں باپ نے بھجوا دیا یوں اکیلے اتنی دور؟ اور میں مہین وجدان کو کل سے پروں میں چھپائے ہوئے پھر رہی تھی۔ پھر بہت سا اچھا وقت گزارنے کے بعد جب ہم دونوں اپنے پیروں پہ بے تحاشا گڑ چڑھائے گھر لوٹے تو سب سے پہلا واسطہ امو سے پڑا، کم از کم موبائل تو ساتھ لے جانا تھا، BCO کالر آ چکی ہیں تمہارے گھر سے۔ امو نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے تو یوں گھورا جیسے کہہ رہی ہوں تمہیں تو میں بعد میں پوچھتی ہوں۔ موبائل پہ کال دوبارہ آ رہی تھی۔ مہین نے جیسے نہ چاہتے ہوئے اٹینڈ کی، پھر مختصر سی ہوں ہاں کے بعد موبائل بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرد مہری تھی۔ خیریت؟ بجیاں آئی ہیں اور ماما نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ ارے اتنی اچانک؟ مجھے حیرانگی ہوئی، انگلینڈ میں ہوتی ہیں، سرپرائز دینے کی پرانی عادت ہے ان کی۔ وہ سر جھکائے اپنی چیزیں سمیٹنے میں لگ گئی۔ میرا دل چاہا اسے آج رات کے لیے روک لوں۔ گاؤں آنے سے پہلے امو نے کہا تھا زیادہ جوڑے مت رکھو، تمہاری خالہ لے آئیں گی کامدار سوٹ۔ ہمارا ارادہ ہے تہنیت کی مہندی کے روز تمہارا بلند بخت کا نکاح بھی کر دیا جائے، لیکن بلند بخت بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں آخری دم تک تو ہمارے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ نہ ہو سکا، اور آج بھی نہ آتا تو۔ لہذا میں نے چپ چاپ مہین وجدان کو اس کے ڈرائیور کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مہندی کی رونق عروج پر تھی جب بلند بخت کا میسج آیا، سوری آج نہیں آ سکوں گا، اور میرا دل اس قدر برا ہوا کہ ایک کونے میں لگ کر بیٹھ رہی۔ تم بہت برے ہو، بس ایک میسج کر کے میں اپنے جی کو جلاتی رہی۔ کتنا انتظار تھا مجھے اپنے نام کے ساتھ بلند بخت کے نام کو جڑے دیکھنا، میری زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی خواہش تھی۔ زیادہ خواہشیں میں پالتی ہی کب تھی، اور بلند بخت اتنا لاپرواہ، اتنا اہم موقع یوں ہی گنوا رہا تھا۔ چاہت میں کسی کا ہو جانا کسی کو اپنا کر لینے سے زیادہ سکون بخشتا ہے، اور بلند بخت میں جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ تبھی امو نے مجھے بلوایا، یہ اتنا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اوفو، اب بندہ اپنی مرضی سے منہ بھی نہیں بنا سکتا، بدتمیزی نہ کرو، بیٹھو یہاں۔ امو نے مجھے بازو سے پکڑ کر تہنیت کے برابر سجے سمرے صوفے پر دھکیلا، اسی کا گوٹے کناری والا دوپٹہ میرے سر پر پھیلا دیا۔ ہائے یہ کیا؟ میں نے پلو ہٹانا چاہا کہ امو نے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ ذرا دیر میں ہی مولوی صاحب آ گئے جنہوں نے تہنیت سے کولو کرار کر ہلوائے اور پھر رخ میری جانب جانے کیا کیا بولتے رہے۔ مجھے تو بس بلند بخت کا نام سنائی دیا اور میں ہر بار ہی آنکھیں بیچ کر زور زور سے سر ہلاتی رہی۔ مولوی صاحب گئے تو میں دوپٹہ ایک طرف اچھال کر امو سے لپٹ گئی۔ میری پیاری امو، آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ نکلے یہ میں جانتی تھی، یا امو جان باقی سب تو والدین سے میری وفاؤں کو سراہتے رہے۔ رات گئے سونے کے لیے بستر پر لیٹی تب ایک میسج ملا، تو بھائی آج میری ہو ہی گئی، اب خوش؟ ہاں خوش، میں نے ہیپی فیس بنا کر بھیج دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ روئی کے گالوں کی نرم فوار کی صورت برف باری کل رات سے شروع ہوئی تو آج شام تک بھی اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ سردی سے ٹھٹر کر میرا تو برا حال ہو گیا، گھر سے باہر نکلنا محال تھا۔ مہین غالباً مصروف تھی، نہ کوئی فون کال، نہ میسج، نہ ہی کوئی چکر لگایا۔ تبھی میری طرف موبائل کے سگنل بار بار دگا دے رہے تھے، بجلی کا بھی یہی حال تھا۔ بوریت اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی، گاؤں کی خوب رونق سے واپسی ہوئی تھی، لہذا اس روکھے پھیکے ماحول میں دل کہاں لگتا۔ امو جان تو اس موسم میں گول کمرے میں گویا محصور ہو کر رہ جاتی، آتش دان میں لکڑیاں جلتی رہتی اور وہ مزے سے صوفے پر نیم دراز کمبل میں موٹے موٹے ناول پڑھتی یا اونگتی رہتی۔ بلند بخت سے میل ملاقات کا سلسلہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ وجہ ہماری ہیڈ ماسٹرنی صاحبہ ابا کئی روز سے اسلام آباد میں ہی تھے، لہذا کھانے کا بھی کوئی خاص تردد نہ کرنا پڑتا، بس چائے اور کافی تھی جو سارا دن وقفے وقفے سے چلتی رہتی۔ اب بھی کھانے کا موڈ نہیں تھا تو میں کافی بنانے لگی۔ کافی پینٹتے ہوئے یوں ہی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب چوکیدار کی سگریٹ کا ننا سا شعلہ کسی جگنو کی طرح چمکا۔ اس غریب پر ترس آیا تو فلاسک بھر کے چائے اسے دینے بھاگی۔
वापिस आई तो बरसती फुहार की सफ़ेद बूंदें शॉल पर उतर आई थीं। सर्दी से दांत बजने लगे। मैं अभी तक पहाड़ों की सर्दी बर्दाश्त करने की आदी ना हो सकी थी। तेज़ी से काफ़ी के 2 मग तैयार करके मैंने ड्राई फ्रूट का जार निकाला और ट्रे में रखकर गोल कमरे में चली आई। अम्मू हस्ब आदत कंबल तानने ऊँघ रही थी। मोटा सा नावल करीबी मेज़ पर औंधा पड़ा था। आतिशदार में आग तरातर जल रही थी। अम्मू कॉफ़ी लेंगी? बड़ी मज़े की बनी है। मैंने कुशन घसीट कर आतिशदान के करीब रखते हुए उन्हें पुकारा। जवाब नदारत। सो गई क्या? मैंने बुरा सा मुंह बनाया। मेरी आंखों में तो नींद का शाइबा तक न था और अकेले बैठना। ओफो! तभी बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। मैं ज़रा सा चौंकी। इससे पहले कि तवज्जो देती अम्मू की गर्दन खैमे से बाहर आ चुकी थी। हाय कौन? बुलंद बख्त। इस वक्त वो कंबल हटाकर एक झटके से उठ बैठी और शामत अमाल की नज़र सीधी काफ़ी के बड़े बड़े मग पर जा पड़ी। ओहो, तो ये प्लान है। बुरी बात, मैंने तुम्हें मना किया था। निकाह के बाद अब तुम लोगों का यूं मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अरे मैंने कब? मैंने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने सुना कब? कटर पटर करती बाहर निकल गई। हद हो गई। मेरी पुकार पर तो कान नहीं धरे और बुलंद बख्त को सुनते ही चौकन्ना हो गई। इंटरकॉम बंद था। चौकीदार यकीनन इजाज़त लेने आया था। लम्हों में ही अम्मू जानदान कटकटाती आई और सीधी कंबल में। जो भी बात करनी हो यही करना। खबरदार। जो वॉक शॉक के बहाने सारे घर में घूमती रही। मैंने कहा ना निकाह के बाद। अम्मू प्लीज़। मेरा चेहरा खफत से यकीनन सुर्ख हो गया था। तभी बुलंद बख्त कमरे में दाखिल हुआ, हशाश बशाश दोनों हाथ रगड़ता हुआ। और अगर ये बात बुलंद बख्त सुन लेता तो। मैंने शिकायती नज़रों से अम्मू जान को देखा। उन्होंने बड़ी बेजारी बेनियाजी से गर्दन घुमाई और बख्त से खाला का हाल अहवाल तलब करने लगी। हालात का भी ख्याल करो बहुत। ये कोई वक्त तो नहीं बाहर निकलने का बच्चे। अम्मू जान अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। उसने घड़ी का चमकता डायल उनके सामने किया। वक्त और हालात घड़ी के हिंसों के मोहताज नहीं होते। खैर काफ़ी पियो, खाना मैं लगवाती हूँ कुछ देर में। अरे नहीं, खाने खाने का मूड नहीं। वो भी कुशन घसीट कर मेरे बराबर आ बैठा। तुम्हें मेरे आने की पहले से खबर थी क्या? उसने काफ़ी का मग उठाते हुए सरगोशी की। अम्बू की तस्बीह की कड़वी गोली अभी तक मेरे हलक में फंसी हुई थी। लहजा उसकी बात का जवाब दिए बगैर काजू का जार खोलकर उसके सामने रखने लगी। गजब की सर्दी है बाहर। तुम तो मज़े में बैठी हो, वरना मेरा पक्का इरादा था तुम्हारे साथ बाहर वॉक करने का। ये देखो मेरे हाथ किस कदर ठंडे हो रहे हैं। उसने एक पल के लिए अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में रखे तो मैं सटपटा गई। सच शुक्र कि अम्मू कंबल तान चुकी थी। रात के वक्त आसमान से बरसती बर्फ़ की फुहार। ओ यार गजब का नज़ारा। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए काफ़ी की चुस्कियाँ लेता रहा। रफ्ता रफ्ता मोजान के खराटे गूंजने लगे और मैं भी वो कड़वी गोली निकल कर उसे अपनी बोरियत के किस्से सुनाने लगी। न जाने कितने दिनों की जमाशुदा बातें थीं। फिल्म, ड्रामा, सियासत, ख़ानदान, कुछ भी तो ना छोड़ा था। जूं जूं रात भीगने लगी, हमारी बातें भी दम तोड़ने लगी और अगले चंद लम्हों में हम दोनों अपनी अपनी सोचों में खो चुके थे। गोल कमरे में जलती आग के नारंगी शोलों की लपक थी। ये लड़की के चटकने की आवाज़ या फिर हम दोनों की हमवार सांसों की सरसराहट। न जाने किस ख्याल से उभर कर वापस आते हुए मैंने यूं ही ज़रा की ज़रा पलट कर अपने बराबर बैठे बुलंद बख्त को देखा और फिर साकित रह गई। उसकी सियाह आंखें मेरे चेहरे पर सब थीं। पुरख्याल निगाहें, चेहरे पर इत्मीनान और होंठों पर ऐसी मीठी सी मुस्कुराहट। मेरा दिल कतरे ज़ोर से धड़का तो मैंने रुख मोड़ लिया। ये पहला मौका था कि अपने और उसके दरमियान मौजूद मजबूत बंधन से जुड़े जज्बात मैंने उसकी आंखों से झलकते देखे थे। मेरा ख्याल है मैं अब चलता हूँ। कुछ देर बाद वो खंकार को बोला। मैंने अम्मू की तरफ देखा। वो जाग रही होती तो शायद उसे रुकने के लिए कह देती। रात काफ़ी बीत गई है। मेरे लहजे में फ़िक्रमंदी थी। ये चंद गज का तो फासला है। जब तक तुम गेट से अपने कमरे तक आओगी मैं घर के दरवाजे तक पहुँच चुका हूँगा। उसने खुद खड़े होकर अपना मजबूत हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं भी सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। अम्मू मुझे कंबल के अंदर से भी घूरती हुई महसूस हुई। घर पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए गोल कमरे से बाहर आए थे। राहदारी में एक ही शमादान दीवार पर गड़ी थी जिसमें जलती शमा न जाने कब से बुझ चुकी थी। मुझसे 2 कदम आगे चलता हुआ बुलंद बख्त मिलते जुलते चलते चलते यकलख्त ही रुका तो मैं उससे टकराते टकराते बची थी। क्या हुआ? मैंने कदम पीछे हटाने चाहे मगर बुलंद बख्त ने हल्के से मुझसे झटके से मुझे वापस खींच लिया। बख्तावर। उसकी बोझल आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। बख्त। मैं कुछ कहने की कोशिश में बौखला सी गई। उसके दोनों बाजू मेरी कमर के गिर्द घेराव तंग कर रहे थे। उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में नरमी भी थी, गर्मी भी और शिद्दत भी। उसकी गर्म बेतरतीब सांसें मेरे बालों और गालों को छूकर मेरी गर्दन तक पहुंच रही थी। मुझे लगा एक पल भी मजीद गुजरा तो उसके जज्बात की शिद्दत मुझे भी अपनी लपेट में ले लेगी। बख्त प्लीज़। 2 अंगारा लबों ने मेरे चेहरे को दहकाया तो मैं तड़प गई थी। छोड़ो बख्त, दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने पूरी कोशिश से उसे परे हटाना चाहा। मुझे लगता है मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने मेरे कान की लो को छुआ। चलता हूँ। बहुत नरमी से उसने मुझे खुद से अलग किया और फिर लंबे लंबे डग भरता राहदारी से चला गया। ओह मेरे खुदा। मैंने लड़खड़ा कर दीवार का सहारा लिया और कुछ देर के लिए सनसनाती हुई तारीकी में खड़ी
اپنی ہی سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ کچھ دیر قبل جو گرم آگ میرے کانوں سے لے کر تلووں تک مجھے جھلسا رہی تھی، اب سرد ہو کر مجھے کپ کپائی دے رہی تھی۔ میرا ہاتھ بے اختیار میرے چہرے کو چھو رہا تھا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ نہیں، مگر خواب جیسی حقیقت۔ میں نے سرد دیوار کو اپنی پوروں سے چھو کر اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہا۔ کمرے میں کروٹ بدلتے ہوئے امو جان ہولے سے کھنگاری۔ میں اپنے بکھرے بال اور ڈھلکی ہوئی شال کو سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ چور نگاہوں سے ہوتی ہوئی امو جان کو دیکھا اور پھر وہیں کشن پر سر رکھ کر کمبل اوڑھ لیا۔ آج کی رات نیند نہیں آئے گی۔ میں نے کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورا۔ آج کی رات ایک نئے ادراک کی رات تھی۔ جھیل پر اترتی مرغابیوں کی طرح دل کے ساحلوں پہ جو کیفیت آج اتری تھی وہ بہت نئی اور انوکھی تھی۔ آج کی رات جیسے کوئی اور رات آج سے پہلے نہیں آئی تھی۔ میں نے سمٹ کر کروٹ بدلی اور کمبل کھینچ لیا۔ اگلے 2 دن طبیعت عجیب کھوئی کھوئی سی رہی، کچھ بیزاری، کچھ اکتاہٹ، ایک ہلکی سی کسک، سارے بدن میں نشاط انگیز بے چینی بھر رہی تھی۔ امو جان سے الگ آنکھیں چرائی پھرتی تھی۔ بلند بخت کا خیال آتا تو اس گھڑی بھر کی قربت مدہوشی میں لے جاتی۔ عجب بات تھی، بلند بخت کی اس جرأت پر میں اس سے ناراض تھی نہ بدگمان۔ خبر نہیں، یہ اس رشتے کا اعجاز تھا جو میرے اور اس کے درمیان بن چکا تھا، اس محبت کا جو میرے دل میں اس کے لیے تھی، اور آج سے نہیں برسا برس سے تھی، یا شاید صدیوں سے، تب سے جب اس کائنات میں پہلی بار محبت کا ظہور ہوا تھا۔ سارے دن میں انسان کوئی کام تو اٹھ کر کرتا ہوگا، کسی نہ کسی طور ہاتھ بٹاتا ہی ہوگا نا۔ اوفو، امو کی وہی ان رومانٹک باتیں۔ میں چونکی اور جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ تم نے تو ہر حرامی کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اگلے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا بنو، تمہارے ابا آ رہے ہیں، اٹھ کر جھاڑ پونچھ کروا لو۔ میں ذرا مصروف ہوں باورچی خانے میں، تو آپ کم ڈشز بنا لیں، ابا کیا سارے ہفتے کا کھانا ایک ہی دن میں کھائیں گے؟ میں بڑبڑائی، پھر اٹھ کر 2-4 ہاتھ ادھر ادھر مارے بھی، مگر کام میں دل کہاں تھا۔ گلدان میں سجانے کے لیے تازہ پھول لینے نکلی۔ راہداری سے برآمدے سے سرخونٹوں کی اور وہاں سے لکڑی کی روش اور وہاں سے لکڑی کا گیٹ پر لان پیچھے رہ گیا۔ ماہین وجدان نے بھی اتنے دنوں سے ادھر جھانکا تک نہیں۔ میں سیدھی اس کی طرف ہولی۔ آج میرے پاس کچھ تھا جو میں اس سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار قہوے کا بڑا سا پیالہ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دور سے نفی میں سر ہلایا۔ بی بی تو ابھی بھی باہر۔ او نو، مجھے افسوس ہوا۔ اموں سے ڈانٹ الگ پڑے گی گھر سے نکلنے پر۔ میں واپسی کے لیے پلٹی، مگر چند قدم اٹھانے پر ہی وہ مجھے دور سے آتی دکھائی دی۔ مجھے پکارتے ہوئے وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ لہرا رہی تھی مجھے متوجہ کرنے کے لیے۔ قریب آتے ہی وہ یوں دوڑ کر مجھ سے لپٹی گویا بہت عرصے بعد ملی ہو۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ مجھے اس کی کیفیت غیر معمولی سی لگی۔ بہت بری ہو، اتنے دن بعد ملی ہو۔ اس کی شکایت کرنے کی عادت تو نہ تھی، شاید یوں ہی کہہ دیا تھا۔ پتہ ہے بخت، میں ابھی بھی اسے دیکھ کر آئی ہوں۔ اوہ، میں نے سر ہلایا۔ جبھی تو اس کی آنکھوں میں جگنوں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی تتلیاں کھیل رہی تھیں۔ وہ روز اس وقت واک کے لیے نکلتا ہے؟ نہیں، روز نہیں، 5 دن بعد۔ آج پورے 5 دن بعد وہ اس وقت واک کے لیے نکلا تھا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں میرا بازو جکڑ رکھا تھا۔ اور تم اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر روز کئی گھنٹے بتاتی ہوگی، ہے نا؟ میرے لہجے میں جانے کیوں ہلکی سے ناگواری اتر رہی تھی۔ شاید میں اسے یوں خوار ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس نے کسی مجرم کی طرح سر جھکایا۔ اور جب تک اسے دیکھ نہ لوں بخت، دل کہیں ٹکتا ہی نہیں۔ تم آؤ نا، میں تمہیں دکھاؤں۔ میں نے اس کے بہت سے اسکیچز بنائے ہیں۔ میں نے اسے بہت کم دیکھا ہے، مگر اس کے سارے نقش مجھے ازبر ہیں۔ لیکن حیرت کی بات بتاؤں بخت، میری انگلیاں کب کبانے لگتی ہیں جب میں نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاؤں میں یوں رنگی تھی جیسے کوئی دلہن کی کوری ہتھیلی پر مہندی کا رنگ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ رکتی گرتی، پلکیں اٹھاتی گراتی، دل کا حال یہاں کیے جا رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ اڑتی کسی جھیل کنارے اگا ہوا کوئی ننھا سا پھول تھی، یا پھر کوئی تتلی، یا پھر وہ موتی جو سیپ کے باطن میں تھا اور پھر کسی غلطی کی پاداش میں انسان بنا دیا گیا۔ ماہین وجدان کی صورت میرے دل پر اوس سی گرنے لگی۔ یہ ہم دونوں کی دوستی میں پہلا موقع تھا کہ میرا دھیان اس کی باتوں پر ٹھہر نہ سکا۔ مجھ پہ گزری واردات نئی نہیں تھی اور میں خواہش مند تھی کہ وہ آج صرف مجھے سنتی، مجھ سے پوچھتی نکاح کے بعد بلند بخت سے فون پر پہلی بات کیا ہوئی تھی، اپنے نام کے ساتھ من چاہے نام کا جڑ جانا تمہیں کیسا لگا، اور پھر میں اسے بتاتی کہ اس رات تم سن رہی ہو نا، وہی نارنگ لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ میں اسے سن نہیں رہی تھی، اور یہ سب باتیں تو وہ تب پوچھتی نا جب وہ ایک عام سی لڑکی ہوتی، اور وہ عام سی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کہا نا، وہ تو صرف پھول تھی، یا تتلی، یا سیپ میں بند موتی۔ بختاور کا ویزا بن گیا تھا، بس اب رخصتی کی تیاری کرو۔ جس پل خالہ کی آواز موبائل پہ گونجی، میں امو جان کے شانے سے لگی بیٹھی تھی۔ امو تو یوں ہڑبڑائی سن کر میرا سر ٹھک سے صوفے پر گرایا اور اٹھ کر ہی ہوئی۔ اتنی جلدی؟ لیجیے، ابھی جلدی ہے؟ میرے منہ سے پھسلا۔ سچ شکر کہ امو نے سنا نہیں، وہ تو بہانے گھڑنے میں مصروف تھی۔
अल्लाह करे कोई बहाना ना सुने खाला, इधर रुखसती हो और इधर इंग्लैंड रवानगी। वाह क्या मज़ा आएगा, खूब घूमूंगी फिरूंगी ऐश करूंगी, ना मुँह की घुरियाँ होंगी ना नाराज़गी का डर। मैं तो झूमती हुई अपने कमरे में चली आई। फिर वही हुआ जो बुलंद बख्त ने चाहा और जिसके लिए मैंने दुआएं की थी। उसी रात खाला चचाए और रुखसती की तारीख ठहरा गई। मैंने झट माहीन को मैसेज कर दिया, खूब रौनक लगने वाली है, मेरी तरफ चली आओ। फ़ौरन जवाब आया, बजिया के ससुराल वालों की दावत है, नहीं आ सकती। मालूम नहीं किस कैफियत में मैसेज किया था, मगर मुझे तो खूब ही सीधा सोआ साफ कोरा सा जवाब लगा। ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों आऊँ और रौनक क्यों लग रही है, नहीं तो ना सही। मैंने सर झटक कर मोबाइल एक तरफ रखा और उंगलियों पर दिन गिनने लगी। तौबा, किस कदर ढीठ और बेशरम है आजकल के लड़के। अम्मू जान किसी बात पर जल्दी भूनती अंदर आई, फिर मुझे देख कर ठटक गई। क्या हुआ? मैं गड़बड़ाई। शायद कोई गलती हो गई। तुम जाओ 2 कप चाय बना कर लाओ, तुम्हारे अब्बा से कुछ बात करनी है। वो गुस्से में बेड पर पड़े कपड़ों को छेड़ने लगी। एक उठाया दूसरा रख दिया, एक की तह लगाई दूसरा यूं गोलमोल करके छोड़ दिया। जाओ बेटा, मज़ेदार से चाय बना कर लाओ। अब्बा ने मुझे उठने का इशारा किया तो वो फ़ौरन ही बाहर निकल आई और बेवकूफ़ थोड़ी थी जो चाय बनाने चल देती। वहीं दरवाजे से कान लगा कर खड़ी रही। मैं तो ये सोच रही हूँ आजकल के लड़के जी जी बेहद ढीठ और बेशरम है, आगे फरमाए। अब्बा हमेशा के उजरत पसंद। अब ये अपना बुलंद बख्त इसे ही देख लें, बख्तावर को साथ लेकर शॉपिंग कराना चाहता है। पहले अपनी माँ से फ़ोन करवाया, इसे तो मैंने टाल दिया। अब खुद कल से मेरी जान खाया जा रहा है। बताइए ज़रा, कोई तुक बनती है? 2 हफ्ते भी इंतज़ार नहीं कर सकता। रुखसती के बाद करते रहें शॉपिंग। ओफ, एक तो इन 60-70 की दहाई में पैदा होने वाली माओ की दकियानूसियत नहीं जाती। मैंने वहीं खड़े खड़े पाँव पढ़े। तो क्या हर्ज है, जाने दो, कोई गैर थोड़ी है वो दोनों। फिर बचपन का साथ ख्वाम ख्वाह दीवारें क्यों खड़ी करती हो? और अब तो एक रिश्ते में बन गए हैं, पहले रोक टोक होती तो कोई बात भी थी। वाह मेरे सियाने अब्बा, उसी रिश्ते से तो डरती हूँ। अम्मू की आवाज़ मद्धम हो गई, शायद वो अब्बा से भी खुलकर न कह पा रही थी। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, जाने दो। अम्बा का अंदाज चले ठीक है। वाले साहब की आज़ादी फ़िक्र का ये आलम है तो मैं काहे को बुरी बनूँ? जाए मगर अपनी सहेली को साथ लेकर जाए। यूँ तो 24 घंटे दुम छल्ला बनाए फिरती है उसे। याहू, अम्मू की कदमों की आवाज़ सुनकर मैं भाग कर बावर्ची खाने की तरफ गई। मौसम बदल रहा था। पथरीले रास्तों पे कदम उठाते रखते मैंने इतराफ़ में निगाह दुराई। तब एहसास हुआ इंसान के अंदर तब्दीली उतर रही हो तो बाहर की तब्दीली का एहसास बहुत देर से होता है। मैं अजहद होश थी, जर्द नारंगी और सुर्ख फूलों को देख रही थी जो अपनी लंबी टहनियों के सहारे फिजा में रंग बिखेर रहे थे और अवाइल मार्च की खुशगवार सी हवा में धीरे धीरे लहलाने लगे थे। मेरा रुख माहीन वजदान के घर की तरफ था। तभी मुझे याद आया, ऐसी ही रोशन चमकीली सी दोपहर पूरी वादी में भरी हुई थी। जब माही के दिल से फूटती खुशी अपने अरूज को छूने लगती तो वो मुझे भी ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर बाहर ले आए। चलो ज़रा बेकरी तक चलते हैं और अम्मू जो खाना तैयार कर रही हैं वो भी खा लेंगे। वो तब मस्ती के आलम में थी। लेकिन बेकरी इतनी दूर पैदल कैसे जाएंगे? ऐसे उसने चुटकी बजाई और अगले ही पर वो किसी घर की बेल बजा रही थी। अरे अरे, ये क्या कर रही हूँ? मैंने उसे बाज रखना चाहा मगर इस दौरान दरवाज़ा खुल चुका था। आप फिर? उस अंकल टाइप आदमी का मुंह उसे देखकर बिगड़ गया। सो सॉरी अंकल, बस लास्ट टाइम एमरजेंसी है, प्लीज़। देखिए मोहतरमा, ये मेरा घर है, कोई गुजरगाह नहीं, सिर्फ एक बार प्लीज़। मेरा हाथ दबोच कर वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी। अंकल बेचारे सटपटा कर ज़रा से पीछे हुए थे और माहीन वजदार ने उन्हें मजीद दिकेला और घर के अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अंकल की घन गरज अकब में और मेरी चीखो पुकार साथ साथ। मगर मजाल थी ये लड़की रुक जाती। मुझे खबर ना हो सकी वो घर के अंदरूनी रास्तों से कैसे गुजरी। बस इख्तिताम पर एक लोहे का छोटा दरवाज़ा था जिसकी चिटखनी उसने ठीक से गिराई और अगले ही पल हम लोग बाहर उसी रोड पर जिस पर बेकरी मौजूद थी। माहीन वजदान के गाल तमतमा रहे थे और वो हंसे जा रही थी जबकि मैं उससे खफा थी, बेहद खफा। ये कोई एडवेंचर नहीं है, सरासर बदतमीज़ी, बेवकूफ़ी। हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। मैंने उससे बाकायदा झगड़ा किया मगर उस पर असर कहाँ। बहुत से बेकरी आइटम से भरे शॉपर लेकर हम वापसी पे तवील रास्ते तय करके आए तो वो मुझे मना चुकी थी और वो दिन सारा दिन उसने मेरे साथ बिताया। हम कमरे में बंद रहे और इस दिन हमने बहुत सा म्यूज़िक सुना, अपनी पसंद की मूवीज़ भी देखी, हत्ता कि उसकी मामा चौकीदार के साथ उसे लेने आ पहुंची। और आजकल न जाने ये लड़की कहाँ खो गई है। मैंने रास्ते भर में उसके लिए बहुत फूल जमा कर लिए थे। जिस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद बहुत से मेहमानों से बचती बचाती मैं माहीन के रूम में आई, वो बंद खिड़की के करीब खड़ी थी और निगाहें शीशे के उस पार नजर आते मनाजिर पर जमी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट फीकी थी उस गर्म शोशी और खुशी के इजहार से आ रही जिसकी मैं आदी थी। खैरियत तो है? वो निढाल सी होकर मेरे गले लग गई। मुझे फिक्रमंदी सी हुई। सब ठीक है।
لیکن میں تمہارے لیے بہت اداس ہو رہی ہوں۔ آج ہم پورے 5 دن کے بعد مل رہے ہیں۔ اچھا ہاں شاید، مجھے حیرانی ہوئی۔ اتنے دن کے لیے ہم بھی ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں رہے تھے۔ کیا بلند وقت کو پانا میرے لیے اتنا اہم تھا کہ اس کے بعد میں سب کچھ بھولنے لگی ہوں؟ یہ سب لوگ، میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا، وہی بجیا اور ان کے سسرالی رشتے دار ناران کاغان کے لیے نکل رہے ہیں۔ بے دلی اس کے لہجے، چہرے، انداز سے بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ یہ نیچر کے حسن اور پاکیزگی کو داغدار کرنے والے ہیں۔ پتھر، پہاڑ، چشمے، پھول، تتلیاں، بھنورے، سبزہ، ہر چیز ان کو دیکھ کر آنکھیں مول دے گی۔ نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان کو کوئی سرور پہنچائے گا۔ یہ لوگ بس جائیں گے، گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے، سب کے سب ناخالص لوگ۔ وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بے حد ڈپریس لگی، چہرہ سفید اور آنکھیں بے رونق۔ میرے ساتھ چلو گی کچھ شاپنگ کرنے؟ نہیں بخت، بجیا کے دونوں بچے یہاں رہیں گے میرے پاس، کچھ بیمار سے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں انکار کیا، پھر ذرا سا چونکی۔ تم خفا تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں، میں بھلا کیوں خفا ہوگی؟ بہت سرسری سے انداز میں نے کندھے اچکائے، پھر دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے اور پھر اس کی طرف پلٹی۔ وہ نگاہیں مجھ پر ہی ٹکائے کھڑی تھی۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے نا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے ذرا رکے رکے سے انداز میں بتایا۔ شادی؟ اس نے بغور مجھے دیکھا اور میں نے اسے، اور شاید اسی ایک پل میں ہم دونوں نے اس لا تعلقی کو سوچا جو پچھلے 5 دن سے ہم دونوں کے بیچ میں تھی۔ ہم دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ بھر آئیں اور اس سے اگلے لمحے میں نے اس کا کمرہ چھوڑ دیا تھا۔ محبت بہت خود غرض سا جذبہ ہے نا بخت؟ دیکھو نا، محبت مجھ پر برسی تو میں کہیں کھو گئی، اور محبت تمہارے اندر پھوٹی تو تم بھی مگن ہو گئی۔ ہم دونوں بیک وقت ایک ہی کیفیت کے ذریعے اثر ہیں، اور پھر بھی ایک دوسرے کو فراموش کر گئیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آج ہم بہت دنوں کے بعد پہلے کی طرح ملے ہیں، بہت خالص ہو کر؟ وہ میرے سامنے بیٹھی بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور فضا میں قدرے خنکی تھی۔ مائیوں کی رسم کے بعد بہت دیر تک سب کزنس نے ڈھولک، ڈانس، گیت، ٹپے جیسا ہلا گلا کیے رکھا، اور پھر امو کی ڈانٹ ڈپٹ پر مجھے بیچ میں سے اٹھا کر کمرے میں پہنچا دیا گیا آرام کی غرض سے۔ اور جب میں بہت شاد و فرحاں اپنے کمرے میں آئی تو یہاں ماہین وجدان موجود تھی۔ وہ میرے لیے بہت سارے خوبصورت پھول لے کر آئی تھی جن کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا، اور تب سے اب تک ہم صرف باتیں کر رہے تھے۔ باہر کا شور ہنگامہ رفتہ رفتہ دم توڑ گیا۔ کچھ دیر برتنوں کے کھنکھنانے کی آوازیں آتی رہیں، پھر چہار سو مکمل خاموشی کا راج ہو گیا۔ اس دوران میں نے تو خوب ہی شکوے شکایتیں کر ڈالی۔ نکاح کے روز اچانک واپسی، شاپنگ پر نہ جانا، شادی کی تیاری میں شمولیت نہ کرنا، اور بہت سی دوسری باتیں۔ خاموش نظروں سے مسکراتی رہی کبھی کبھی، البتہ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر رہی ہو۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ چین تو ماہین وجدان کو کبھی تھا ہی نہیں۔ میں تھکی ہوئی تھی لیکن اس کی خواہش پر ہمیشہ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ لان کی گھاس پر رنگ برنگی چمکیلی پتیاں ابھی بھی گری ہوئی تھیں۔ اسٹیج پر ہر چیز جو کی تو موجود تھی۔ ہم دونوں نم آلود گھاس پر پیر رکھتے تو کھلی چپلوں میں ہمارے پاؤں ٹھنڈک آلود نمی سے بھیگ سے جاتے۔ چاند پوری طرح روشن تھا۔ پتہ ہے ماہی، آج بخت نے بہت کوشش کی مائیوں کی رسم میں شرکت کرنے کے لیے، مگر امو جان تو جلاد ہی بن گئی تھی۔ پکڑ کے چچا جان کو فون کھڑکا دیا کہ میں ایسی بےہودگی ہرگز برداشت نہیں کروں گی، اور چچا جان بھی بڑے ہی بے رحم اس بیچارے کو اپنے کمرے سے ہلنے ہی نہیں دیا۔ ہم دونوں بہت دھیمی آواز میں بول رہے تھے، تبھی مجھے خیال آیا تو میں ایک دم اس کی طرف پلٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ تم نے کیا کیا ماہی؟ پوری رسم میں ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئی، نہ فوٹو نہ مووی۔ میں دیکھ رہی تھی تمہیں، وہیں ایک کونے میں لگ کے کھڑی تھی۔ اتنی ڈھیر ساری کزن تھی تمہارے آس پاس، مجھ سے یہ ہو نہیں سکا کہ کسی کو ہٹا کر تمہارے ساتھ بیٹھتی۔ تو چلو اب تصویر بنا لیتے ہیں، مجھے ایک دم خیال آیا، اور وہ بھی خوش۔ یہ ٹھیک رہے گا، لیکن اس طرح رکو کچھ تیاری کر لیتے ہیں۔ جب تک میں کیمرہ لے کر آئی وہ اسٹیج پر یہاں سے وہاں بھگ پڑے دیپ نیم دائرے میں رکھ کر روشن کر چکی تھی۔ اس دائرے میں پھولوں کی تازہ اور کاغذ کی پتیاں رنگ بھر رہی تھیں۔ کیمرہ فوکس کر کے ہم دونوں اس نیم دائرے میں آ سمائی، اور یوں اس رات ہم دونوں کی سال بھر کی دوستی میں پہلی بار تصویریں بنی، اور اپنی محبت کے خاکے میں ہم نے بڑی چاہت سے رنگ بھرے تھے۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ ماہی صبح ناشتے کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی بجی آج واپس جا رہی تھی، اور اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ وہ مہندی کے فنکشن تک ضرور ہی آ جائے گی۔ میں شام ڈھلنے تک انتظار کرتی رہی، پھر فون کیا جو ریسیو نہ کیا گیا۔ بعد میں اپنی تیاریوں میں یوں الجھی کے ذہن سے ہی نکل گیا۔ خالہ کی طرف سے مہندی آئی تھی، لہذا سارے لڑکے لڑکیاں کپڑے لتے سنبھالے خالہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ خاندان ایک اور گھرانے دو۔ پھر ہماری طرف کا شادی کا اکلوتا فنکشن، ہر کوئی جی بھر کے لطف اٹھا رہا تھا۔ دن میں وادی کی سیر کی جاتی، اور شام میں رسموں کا ہنگامہ۔ گاؤں سے سبھی لوگوں کی آمد ہو چکی تھی۔ آس پڑوس میں سے صرف چند لوگ مدعو تھے، ان میں سے ماہین وجدان کی فیملی اور خود ماہین مہندی میں شریک نہ تھی۔ غالب گمان یہی تھا کہ وہ لوگ بجیا کو رخصت کرنے اسلام آباد تک گئے ہوں گے۔ رات کو خوب دھوم دھڑکے سے مہندی لائی گئی، ڈھول کی تال نے
सोई हुई वादी को लर्जा कर रख दिया। इस पर लड़कों की हा हू। मैं और अम्मू खिड़की से लगी सारी रौनक देख रही थी। अरे मैं बेख्तियार ही सीधी हुई, फिर यकलख थी आंखें बंद कर ली। जलतू जलाल तू। मुझे लगा अम्मू बस अब शुरू हुई किताब, बाज नहीं आया ये भी। बड़े लाड से कहा गया था। हाय। मैं चौंक कर आंखें खोल कर देखा। अम्मू ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई पलट रही थी। ये तो कमाल हो गया। मैं झट से 2 बार खिड़की पर झुकी। धमाल डालने वालों में सबसे आगे चचा जान थे और सबके नगरे में वो था बुलंद बख्त, भरी हुई शेप के साथ दराज का मत बुलंद बख्त, जो इतने बहुत से लोगों में सर उठाकर चलता हुआ किस कदर नुमाया लग रहा था। मेरा दिल इस कदर जोर से धड़का कि जी भर के उसे देख भी ना सकी। उस वक्त भी नहीं जब वो मेरे बराबर बैठा था और उसका बाजू मेरे बाजू को छू रहा था, और मैं तो बस दिल की धड़कनों को संभाले बैठी रही। तुम्हें पता है बख्त, मैं अपनी बहन और उसके शोहर को सख्त नापसंद करती हूँ। इतना नापसंद कि तुम अगर चाहो तो उसे नफरत का नाम भी नहीं दे सकती हो। ये माहीन वजदान थी जो बेहद सादा सी हुलिये में मेरे सामने बैठी थी, और जो वो कह रही थी वो कहने का मौका था या नहीं, इस बात का उसे कतई अंदाज़ा न था। मेरे हाथों पैरों पर लगी मेहंदी, मेरा बेहद सादा मगर पुरकशिश रूप, मेहंदी का एक रोज़ पुराना कदरे मसला हुआ सूट, उसे मेरी आरइश या मेरी सादगी कोई चीज़ भी ना भाई थी। और वो कहे जा रही थी अपने ही दिल की सब बातें इर्द गिर्द से बेनियाज और तकिए से टेक लगाए हुए। मैंने सुकून का सांस लिया कि इस वक्त सब लोग मेहंदी लेकर बुलंद बख्त की तरफ जा चुके थे, और यही चंद रोज़ हैं ये अपना कथारसिस कर ले। बाद में मैं कहाँ और माहीन वजदान कहाँ। वो खासी मुस्तरब थी, सो मुझे खामोशी से उसे सुनना था। मेरे बहनोई का बस नहीं चलता था कि वो चाय का कप थामने से पहले मेरी कलाई थाम लेता। बच्चों को पकड़ने पकड़ाने के बहाने जिस्मानी कुर्बत के हसूल की घटिया सी कोशिश। आह थू। इस कदर ना खालिस और मक्कार शख्स, और मेरी बहन, क्या उसे ये सब दिखाई ना देता होगा? किस कदर मासूम बनकर उसने हमेशा मुझे अपने शोहर के सामने पेश किया। और मामा, उन्हें खूब खबर थी मैं उस शख्स से कितना भागती हूँ। वो मुकम्मल मुझे प्रेशराइज करती रही कि बजिया और उनकी फैमिली को कंपनी दूँ। ये 15 दिन मैंने जिस अजियत में गुजारे हैं तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। वो दोनों बाजू अपने सीने पर लपेटे बहुत जब से कह रही थी। और तुम्हें पता है, मेरी माँ अपनी 7 साला बच्ची को तनहा एक जवान ड्राइवर के साथ स्कूल भेजा करती थी, जो इसकी मासूमियत से जी भर के लज्जत हासिल करता रहा, और माँ बेखबर रही। माहीन वजदान की पलकों से आंसू टूट कर गिरे और एक लकीर की सूरत में उसके गालों पर बहते चले गए। और दुनिया में तुम वाहिद लड़की हो, पहली हो और आखिरी हस्ती जिससे मैंने ये सब शेयर किया है। वो उठकर मेरे करीब आ गई। तुम्हारी शादी हो रही है, फिर तुम्हारे बच्चे भी होंगे। सुनो बख्तावर, मैं तुमसे ये सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तुम्हें ये नसीहत करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मेरी माँ की तरह तनहा मत छोड़ देना। ज़िंदगी तक के तजर्बात बहुत अजियतनाक भी होते हैं। तुम का मुँह जान का साया हमेशा ग्रां गुजरता था, और मैं तुमसे कह रही हूँ तुम अपने बच्चों पे उन्हीं की तरह साया फिगन रहना, जिस तरह तुम घर से बाहर निकल कर भी अम्मू जान की दस्तरस से आज़ाद ना हो पाती थी। मोहब्बत और तवज्जो की वही जंजीरें तुम अपने बच्चों को भी ज़रूर पहनाना। वो मेरे दोनों हाथ थाम कर फूट फूट कर रो दी। और मैं शायद तुम्हें कभी भी दरियाफ्त नहीं कर पाई माहीन वजदान। तुम अपनी अजियतों में खोई थी और मैं तुम्हें अपने ही शिकवों की मार मारती थी। मेरे दिल ने होका सा भरा तो मैंने उसे एक नन्ही बच्ची की तरह अपने बाजुओं में भींच लिया। तुमने मुझे बहुत सहारा दिया बख्त। मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे वो हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। तुम शादी के बाद चली जाओगी तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी दूरी का गम कैसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन इस दूरी में भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बख्तावर, वो कह रही थी। और हम दोनों के आंसू बेख्तियार हो चुके थे। और फिर मेरी रुखसती हो गई। माहीन वजदान सारा वक्त मेरे साथ साथ रही। घर से पार्लर, पार्लर से होटल तक। वलीमा चचा जान की ख्वाहिश पर गांव में ही किया गया। यहाँ से शादी के चौथे रोज़ हम इस्लामाबाद आए, और यहीं से इंग्लैंड, जहाँ बुलंद बख्त का अपना अपार्टमेंट था। एक तो नई नई शादी, उस पर एक नए मुल्क, एक नए कल्चर को देखने की खुशी। मैंने सारा वक्त जैसे हवाओं में उड़ते हुए गुजार दिया। 2.5-3 माह बाद हम लोग वापस आए तो मौसम पूरी तरह बदल चुका था। आबादी में झरने बनने का शोर सुनाई देता था। पहाड़ पत्थर सब सब्जे से अटे हुए थे, और रास्तों पे खुदरो जंगली फूलों की बहतात थी। लकड़ी के गेट को धकेलते हुए मैं घर में दाखिल हुई तो बहुत अजीब सा लगा। इतने बहुत से दिनों में बुलंद बख्त की रफाकत में मैं इस कदर मसरूर और महसूर रही कि इस घर की याद मुझे एक बार भी ना आई थी। और अब यूं लग रहा था जैसे यहाँ कई ज़माने बीत गए हों। अम्मू जान वहीं दरख्तों की जड़ों में ही मिल गई जहाँ मुझे तवक्का थी कि मिलेंगी। मुझे देखते ही वो मुझसे यूं लिपटी जैसे सालों की जुदाई रही हो हमारे बीच। इतनी कठोर बेटी भी होगी किसी की, पलटकर हमारी खबर भी न ली। इतनी मोहब्बत, इतनी शीरीनी। मेरी सख्त गिर सी अम्मू जान इन चंद दिनों में ही अपनी लहजे की सारी सख्ती खो चुकी थी। अरे कहाँ अम्मू, रोज़ तो बात होती थी। जाने दो, हफ्ते में बस एक बार। अच्छा बताओ, अकेली कैसे आई हो? बुलंद बख्त कहाँ है? जिस दिन एयरपोर्ट पे तुम लोगों को लेने गए बस सरसरी मुलाकात हो सकी थी। और हाँ, क्या खाओ पियोगी? अगर पहले बता देती आने का तो अब तक बिरयानी दम पर होती।
अम्मू जान शायद अपनी तन्हाई से उकता कर मामूल से ऊंचा और लगातार बोल रही थी। मैं भी हंसते हुए उन्हें सुनती रही। बावर्ची खाने में चाय और पास्ता बनाने के बाद हम लोग गोल कमरे में तादेर बैठे बातें करते रहे। बल्कि मैं क्या, अम्मू ही बोलती रही, खिलाफ आदत खिलाफ मामूल। और सरे शाम जब हम दरख्तों तले चहलकदमी कर रहे थे, अम्मू कुछ कहते कहते रुक सी गई, यूं जैसे कोई बात भूल गई हूँ। लेकिन जब बोली तो बात बदल चुकी थी। वो तुम्हारी दोस्त, क्या नाम था उसका? कौन, माहीन? हाँ, कितनी अजीब सी लड़की थी ना वो। है, अजीब तो है। मैंने सर अस्पात में हिलाया, लेकिन अम्मू की बात में कोई ऐसी बात थी जो मुझे हल्की सी चुभी थी। इतने दिनों में उसने मुझसे एक बार भी रब्ता नहीं किया। यहाँ आई थी मेरा पूछने। मैंने सनोबर के दरख्त तले सुर्ख फूलों में दफन एक मुर्दा तितली की झलक देखी तो इस नादान सी लड़की को टूट कर याद किया और झुककर इस तितली को अपनी हथेली पर रख लिया। अम्मू कुछ नहीं बोली। मैंने यूं ही जरा की जरा पलट कर उन्हें देखा। वो निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए काफ़ी मुस्तरिब सी लगी, आंखों में हल्की सी नमी। मुझे कोई गैर मामूली सा एहसास हुआ। क्या बात है अम्मू जान? मैं घबरा सी गई, दिल बड़े ज़ोर से धड़का। वक्त मेरी जान। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उनके हाथ सर्द हो रहे थे और कपकपा रहे थे। माहीन अब इस दुनिया में नहीं रही। कितनी अजीब सी लड़की थी ना वो। थी कोई बाज गश्त सी सुनाई दी। दिमाग में गड़ा कांटा दिल में गड़ गया। अम्मू? बेयकीनी से बेयकीनी थी। अम्मू करीब पड़ी कुर्सी पे ठहर सी गई। आंसू उनकी आंखों से कितार दर कितार बह रहे थे। जब मेरी आंख खुली रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और ये तीसरी रात थी जो मैं ट्रैंक्विलाइजर के सहारे बिता रही थी। अद्वियात भी बस चंद घंटों तक असर करती और फिर मेरी आंखें नींद भूल जाती थी और मैं माहीन वजदान को याद करने लगती। वो मेरे पास आ खड़ी होती थी, मेरे पास बैठ जाती थी, वो मुझसे बातें करने लगती, वो हंसती थी और रो देती थी। और लोग कहते थे माहीन वजदान मर चुकी है। मेरे ज़रा सा कसमसाने पर ही बुलंद बख्त झटकर बदल कर मुझ पे झुकाया था। उसकी उंगलियां मेरे बालों को सरसरा रही थीं। वो अपनी पोरों से मेरे माथे की दुखती हुई रगों को सहलाता और मेरे सोते हुए पोटों को, ये उसकी मोहब्बत थी। तसल्ली और दरासे का अंदाज, ऐसी अपनायत और मोहब्बत भरा अंदाज जिसे पाकर मैं हर बार अपना जब्त खो देती और मेरी आंखें लहू रोने लगती। मैं ठीक हूँ बख्त, तुम सो। कतरा कतरा लहू अपने अंदर उतारते हुए मैंने उसे तसल्ली दी। भूख तो नहीं लग रही है? तुम रात कुछ खाए बगैर ही सो गई? नहीं, अभी नींद आ रही है, तुम सो। मुझे तलब हुई तो कुछ ले लूँगी। न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था ये शख्स कुछ देर के लिए मेरी परवाह न करे। मैंने करवट बदल कर दम साध लिया। वक्त कुछ देर करवटें बदलता रहा और फिर शायद मेरी नींद का यकीन करते हुए उसकी आंख लग गई थी। मैं बहुत धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज और बरामदा अबूर करके मैं संगी सीढ़ियों पर आ बैठी। मेरे पैर नंगे थे और रात के आखिरी पहर की खनकी जज्ब कर रहे थे। दोनों बाजू घुटनों के गिट लपेट कर मैं बहती हुई रात को देख रही थी। किस कदर नाकाबिले यकीन सी बात है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि माहीन वजदान इस दुनिया में नहीं है। अम्मू की बात सुनकर दिल की दुनिया इस तरह तय होबाला हुई कि आज तीसरे दिन ही तबीयत कुछ संभल सकी थी और मैं जान ही ना पाई ऐसा क्यों कर हुआ, कैसे हुआ। मौत बरहक है, लेकिन ऐसी मौत, न बीमारी न कोई हादसा। एकदम कज़ा ने हाथ थामा और वो चल दी। मैंने उसके साथ गुजारे हुए आखिरी लम्हात को सोचना चाहा, मगर थके हुए असाब साथ न दे पा रहे थे। मैं सुबह उसके घर जाऊंगी, मैंने मुसम्मम इरादा किया था। सुबह बुलंद बख्त से बात हुई तो उसने सख्ती से मना कर दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी तबीयत में बेहतरी देखी तो चंद रोज़ बाद खुद ही ले जाऊंगा। खाला ने भी बेहद स्वभाव से कहा, इन दिनों में एहतियात बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी का आगाज़ है और तुम इतना बड़ा सदमा दिल से लगाया। आखिर को दोस्ती तो थी, कोई खूनी रिश्ता थोड़ी है। वो कहती रही। मैं सर झुकाए बैठी रही, जवाबन कोई दलील न दी। एक चुप सी लग गई थी। बुलंद बख्त ने महसूस किया तो मुझे अम्मू की तरफ छोड़ गया, अपना ख्याल रखने की हज़ार तकीदों के साथ। मैं शाम में लेने आ जाऊंगा। वो जाते जाते अम्मू को इशारे से बाहर बुलाकर न जाने क्या क्या हदायत देता रहा। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा था, लेकिन सिर्फ उसके जाने का इंतज़ार था। ससुराल में तो रिश्तों का लिहाज माने था, यहाँ अम्मू मुझे क्यों कर रोक पाई। गेट से बाहर निकलते देखकर बेबस ही रह गई और मैं उन रास्तों पर चलते चलते कई बार लड़खड़ाई जो महीन वजदान के घर को जाते थे। मेरे साथ साथ उसके कदमों की मखसूस चाप उभरती। मैं चौंक कर देखती तो रास्ते की वीरानी मुझे हिला के रख देती। राह में आने वाले दरख्त जू के तुए इस्तादा थे, जिनके तनों पर हमारे नाम खुदे हुए थे, और ये उस घर का दरवाज़ा जिसे हमने उसके देवता की खोज में खटखटाया था। हवा में ऑक्सीजन कम हो रही थी। मैंने खुलकर सांस लेने के लिए दुपट्टे की बुक्कल खोल दी। कौन था वो और कहाँ होगा जो इतनी खालिस मोहब्बत पाकर भी महरूम रहा। और यही वो दरख्त जिसके जर्दचों में तितलियों के मुर्दा परों को जमा करते हुए उसने कहा था, बहुत मुझे लगता है मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं चलती जा रही थी और अपनी हथेलियों से अपनी आंखें मसलती जा रही थी। जहाँ धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मुझे रास्ता सुझाई न देता था। गेट पर चौकीदार नहीं था। गेट खुला हुआ था। मेरे दुपट्टे का पल्लू मेरे कदमों से लिपटा जा रहा था। घर की फ़ज़ा में मौत के बाद का सन्नाटा और वीरानी थी।
جو آنے والے قدموں کی چاپ کو نگلتی تھی اور مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سب کمروں کے دروازے بند تھے اور در و دیوار سے ٹپکتی وحشت تصدیق کرتی تھی یہ گھر اپنے سب سے پیارے مکین کو کھو چکا ہے۔ میں یہاں کس سے ملنے آئی ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو گھبرا کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ پھر پتہ نہیں کس کمرے کا دروازہ کھلا۔ مہین وجدان کی مما اپنی اجری بجری گود لیے میرے سامنے بالکل خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ اب آئی ہو بخت، تم اب آئی ہو جب کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر ہو کے بھرنے لگی تھی۔ گھر کی ماتمی فضا کچھ اور سوگوار ہو گئی تھی۔ دنیا میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے تم بھلائی نہیں جاؤ گی، اور لفظ واز کبھی تمہارے نام کے ساتھ نہیں لگ سکے گا اور اسے شکست ہوگی۔ ایک دوسری نظم، ایک معصوم نوجوان اکیلی لڑکی اپنے دونوں بازو مضبوطی سے لپیٹے برف زاروں میں جمی ہوئی جھیل پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ ایک جگہ سے کمزور برف ٹوٹ گئی۔ اس معصوم لڑکی کا وجود لمحہ بلمحہ سرد ترین پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی باہیں ایسے کھول دیں جیسے تتلی اپنے پل کھول دیتی ہے۔ اس کے دل میں قید جتنے بھی آنسو تھے وہ سب موتی بن گئے۔ اس کے وجود میں مقید سارے غم گلاب کے کھلے ہوئے تازہ پھول بن گئے۔ اس کی ہم سفر سنہری یادیں رنگوں سے بھری تتلیاں بن گئی۔ برف زار کی سرد ترین قبر میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکی تھی۔ یہ اور اسی طرح کی بے شمار نظمیں۔ میں نے ڈائری بند کی اور دوسری ڈائری نکالی۔ اس کے صفحات نئے اور خوشبودار تھے۔ پہلی سطروں پر تو نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا یہ اس اجنبی دیوتا کے نام تھی جس کی محبت اپنے دل میں لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، اور اس میں ہر اس پل، اس گھڑی، اس لمحے کا تذکرہ تھا جب جب ماہین نے اسے دیکھا، سوچا، سراہا، چاہا۔ کون تھا وہ؟ کیسے اسے ڈھونڈوں؟ کیوں کر اس تک پہنچاؤں؟ یہ قیمتی جذبات جو صرف اس کی امانت ہے۔ میں نے بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے وہ ڈائری بھی بند کر دی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور یہ ماہین وجدان کا کمرہ تھا، وہی کمرہ جہاں ہم گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ آج اس کمرے کی فضا میں اجنبیت حد سے سوا تھی۔ میں نے کاغذوں کا ڈھیر سب پرندہ ایک طرف کھسکایا۔ صرف یہ ڈائری تھی جو میں لے کر جا رہی تھی، یہ سرد موسموں کی تتلی کا مسودہ جس کے زرد ہوتے صفحات میں ایک نیا نکور کن پڑا تھا، بخت کے نام۔ جب میں اپنی خواب مجھ میں سو جاؤں گی جس کے دروازے بھی نہیں کھلتے تو تم اس کے دروازے پر آنا اور کوئی پھول مت لے کر آنا، صرف زرد پتے لانا جو کسی جذبے کی علامت نہیں ہوتے۔ تمہیں اسے شائع کرانا چاہیے۔ ہاں ضرور کرواؤں گی۔ اس کتاب کا انتصاب جس کے نام کروں گی وہ مل جائے۔ تب ماضی کا کوئی لمحہ یاد کے پردے پر لہرایا تو لبوں سے سسکاری سے نکلی۔ انتصاب میرے نام تھا، مگر یہ کیسا اظہار تھا؟ کوئی شکوہ تھا یا شکایت؟ اور یہ انتصاب کب کیا گیا؟ مجھے خبر کیوں نہ ہو سکی؟ بہت سے سوال تھے، جواب کوئی نہ تھا۔ اس کی ماما کہتی ہیں تمہاری شادی کے روز وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور کوئی خلاف معمول بات بھی نہ تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے روم میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، لیکن رات جب ملازمہ اسے کھانے کا پوچھنے گئی اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ اپنے دل کو مسلتی، اپنا سر تکیے سے ٹکراتی جاتی تھی۔ ہم فوراً اسے ہسپتال لے گئے اور اگلے چند گھنٹوں میں ڈاکٹرز نے ہمیں اس کے موت کی اطلاع دی۔ میں کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی، تب بھی میری نظر دراز میں رکھے چند مزید کاغذات پر پڑی۔ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی کچھ تصاویر تھیں۔ میں نے اس کے بہت سے سکیچز بنائے ہیں۔ بجلی کا کوندا سا لپکا۔ میں نے جھپٹ کر سارے سکیچز اٹھائے۔ لیڈی ڈیانا، بے نظیر بھٹو، چند تتلیاں، ایک فقیر، پھول اور یہ گلابی کاغذ میں لپٹے چند اور سکیچز۔ میں نے بہت اجلت میں یہ آخری سکیچز اپنی طرف سیدھے کیے۔ ایک، دو اور تیسرے پل میں آسمان مجھ پہ ٹوٹ چکا تھا۔ سکیچز میرے سامنے تھے، میرے ہاتھ میں تھے اور بے حد نمایاں، صاف ایک ایک نقش ابھارتے ہوئے۔ میں نے اسے بہت کم دیکھا ہے مگر مجھے اس کے سارے نقوش ازبر ہیں۔ میں نے دوسرا سکیچ اپنے سامنے کیا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا چہرہ نقش ہو گیا ہے دل پر۔ تیسرا سکیچ میں نے آج شام اسے دیکھا۔ آج کی رات بہت روشن ہوگی۔ ایک اور سکیچ بہت نمایاں، بہت بھرپور۔ مجھے لگتا ہے میں چند دن مزید اسے دیکھ نہ پائی تو شاید میرا دل بند ہو جائے، دھڑکنا بھول جائے، برف میں مجمن تتلی کسی پرحرارت لمح سے ایک دم زندہ ہو جائے۔ اسی طرح کل میں بھی زندوں میں ہو گئی۔ بختاور، اس کی ایک جھلک سے ہی میری آنکھوں میں نور اتر آیا۔ سکیچز ختم ہو گئے، آوازیں گونجتی رہی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں ماہین وجدان پورے جذب سے کہتی رہی اور میں سنتی رہی ہمیشہ کی طرح۔ میری آنکھ سے بے آواز آنسو نکلا۔ میں نے تمام سکیچز کو دوبارہ سہبارہ دیکھا اور پھر تک کر اپنا آپ کرسی پر گرا دیا۔ تو یہ تم تھے بلند بخت، یہ تم تھے تمہاری شادی کے روز۔ اس کی ماما کی آواز میرے آس پاس گونج رہی تھی۔ سرد موسموں کی تتلی جو بلند بخت کے نام، سکیچز جو بلند بخت کے تھے، نظمیں جو بلند بخت کے لیے تھی، ڈائری جو بلند بخت کی محبت سے آراستہ تھی۔ میں ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتی اور پھر واپس رکھ دیتی تھی۔ آنسو تھم گئے تھے، درد بڑھ گیا تھا۔ اس کی تصاویر میرے ساتھ دیکھ کر بلند بخت نے کہا تھا، اچھا تو یہ تھی تمہاری دوست، خاصی نادان سی لڑکی تھی، اکثر انہی راستوں پہ دیکھا کرتا تھا اسے، خاصا لڑپڑواسا انداز تھا بخت کا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا تھے بلند بخت؟ نادان یا انجان؟ تم اسے انہی راستوں پر چلتے پھرتے دیکھا کرتے تھے اور
तुम्हें अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो तुम्हें किन आंखों से देखा करती थी, इन आंखों से जिनसे कभी मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। और अब ये सब कुछ मेरे पास था, महीन वजदान की यादें और बुलंद बख्त, उसकी जुदाई का दुख और उसकी लाइल्मी का पछतावा। वो बुलंद बख्त को देखती रही, चाहती रही, मुझे बताती रही, फिर खबर क्यों ना हो सकी। मैं कभी भी जान ना पाई कि वो बुलंद बख्त को बयान कर रही है। बुलंद बख्त को देखने वाली उसकी आंख कोई और थी, मेरी आंख कोई और। बुलंद बख्त को मैंने हमेशा चाहा और हमेशा चाहना था। वो मेरे लिए बना था। कभी ये सोच उतरी ही ना थी कि उसे कोई और भी चाह सकता है, और वो भी यूं इतनी शिद्दत से। और कब खुला होगा माहीन वजदान पर कि हम दोनों की मोहब्बत एक है। कब उसके दिल ने चोट खाई होगी, कब दर्द हर्ट से सिवा होगा। मायूं मेहंदी पे शादी के दिन तक कहीं कोई आसार नज़र नहीं आए थे। मैं पहरों बैठी सोचती रही, और उस रोज़ वो सारा वक्त मेरे साथ रही थी, सुबह घर से बाहर जाने तक। अपने शहद रंग घुंघरे वाले बालों को सजाए रेड स्लीवलेस लिबास में गुड़िया सा रूप लिए मेरे साथ साथ रही। और इस रोज़ से पहले वो इतना सवरी थी ना, इतनी प्यारी लगी थी। पार्लर में हम दोनों बातें करते रहे। ब्यूटिशियन मुझे बार बार टोक रही थी। फिर एक ही गाड़ी में पार्लर से होटल तक का सफ़र, यूँ चमकता दमकता बशार सा चेहरा लिए, और वहाँ ड्रेसिंग रूम में भी मेरे साथ। फिर मैं कुछ कज़न्स के साथ स्टेज तक आई, जहाँ बुलंद बख्त मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा था। और इन्हीं घड़ियों में से कोई एक घड़ी होगी जो क़यामत बनकर टूटी होगी, जब मैं बुलंद बख्त के साथ बैठी होंगी, उसका हाथ थाम कर ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर रही होंगी। हाँ, उन्हीं में से कोई तो घड़ी। मैंने थक कर सर तकिए पे गिरा लिया। बताने वाले बताते हैं वो मेरी रुखसती के बाद ही होटल से निकली थी। बड़े ज़ब्त और सब से उसने सहा होगा, लेकिन फिर हार गई होगी। और तुम्हारे गम से मैं हार गई माहीन वजदान। क्या होता जो तुम इन बहुत सी बातों का जवाब देने के लिए ज़िंदा रहती। चंद रोज़, सिर्फ चंद बातों के जवाब के लिए। मेरा थका हुआ जहन अब डोल रहा था। मैंने सख्ती से आंखें मीच ली। उस दिन मुझे तुमसे कहने के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे, और मैंने बहुत से फूल जमा करके तुम्हारी हथेली पे रख दिए थे। और आज भी मुझे तुमसे कहने के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे, तो मैंने बहुत से जर्द पत्ते जमा करके तुम्हारी हथेली पर रख दिए। वो लफ्ज़ जो आखिरी बार कहे होते हैं, बहुत अहम होते हैं। वो यादों में जिंदा तितली की तरह उड़ते फिरते हैं, और कभी कहीं नहीं बैठते। और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक एक चीज़ बुलंद के सामने रख दी। हर पल, हर लम्हा जो उसकी मोहब्बत में कहा गया था, मैंने सब कह डाला। और माहीन वजदान का देवता कमाल का था। उसने दिल की किसी कैफियत को चेहरे तक आने ना दिया। वो चुपचाप झुकी आंखों से सुनता रहा, और उसकी उंगलियां मेरे बालों में सरसराती रहीं। जब वो बोला तो उसका लहजा ठहरा हुआ था। ये सब यूं ही होना था बख्तावर, और बिल्कुल इसी तरह की ये तकदीर का लिखा था। उसे ना तुम बदल सकती थी, ना मैं। अगर ऐसा ना होता तो मोहब्बत हम तीनों की ज़िंदगी पर अजाब बनकर नाजिल होती। माहीन वजदान को बस इतना ही जीना था। इतने खालिस जज्बात रखने वाले लोग इस दुनिया की परख पर पूरा नहीं उतर सकते। और बख्तावर, कितने लोग होते हैं ऐसे, सैकड़ों नहीं, हज़ारों में एक। इतने हसास, इतने जूद रंज, जज्बात ना पुख्ता और कुव्वत मुदाफ़त ज़ीरो। इस पर तदबीयती माहौल की कमी या कजी। इन्हें हथेली पे आबले की सूरत रखो तो भी फूट पड़ते हैं, किसी हल्की सी ठेस से भी। जैसे तितली के नाजुक परों को कितनी बेहतियात से छुए, उनके रंग पोरों पर उतर ही आते हैं। यूं है, बिल्कुल यूं ही माहीन वजदान जैसे लोग होते हैं, तितली की तरह नाजुक, मासूम, बेज़रर और बहुत ही ख़ास। ऐसे लोग आम हो ही नहीं सकते, जो जर्द तनहा खजाद रसीदा दरख्तों पर आशिक हो, जिनकी आंखें दरख्त से जुदा होने वाले पत्तों पर लहू रोने लगे, जो मुर्दा तितलियों के परों को सेंध सेंध कर रखते हों, जो बदलते मौसमों की एक एक जुम्बश से बाखबर रहते हों, जो रिश्तों के तकद्दुस में ज़रा सी ऊंच नीच बरतने वालों को न खालिस और न काबरे नफ़रत गर्दानते हो। ऐसे लोग आम हो ही नहीं सकते। माहीन वजदान कोई आम लड़की नहीं थी। वो तो सिर्फ फूल थी, या तितली, या सीप में बंद मोती, या फिर आसमान से बिछड़ा कोई सितारा, जिसे कुदरत ने एक बार फिर आसमान पर ही सजा दिया था। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।